वेलकम बैक। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1700 टू 1947 के अंदर जितने भी रिवोल्ट हुए हैं। ठीक है, रिवोल्ट्स के बारे में, अपराइजिंग, ट्राइबल रिवोल्ट्स, फिजेंट्स रिवोल्ट्स जितने भी हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या लिखी गई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस उसकी क्या है। ठीक है, उसके बाद रीजन, किस रीजन के अंदर वो हुई है, मतलब किस स्टेट के अंदर वो हो रही है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये हुई है, उसके पीछे के रीजन क्या है या उसके पीछे की कारण क्या रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके पास क्लियर हो जाती है तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप मैप के ऊपर इसको प्रैक्टिस करें, एरिया आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे कौन सी है। दूसरा, उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम लिखें। ठीक है, और उसके कॉज, बस इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कि इसके अंदर कौन कौन से रिवोल्ट और कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हरियाणा से। सबसे पहले हमारे पास है भिवानी रिवोल्ट जो आपका हुआ है 1809 के अंदर, हरियाणा के अंदर। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कूका रिवोल्ट 1840s के अंदर, ये हुआ है हमारे पंजाब के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट सूरत एजिटेशन जो 1840s के अंदर हुई है, सॉल्ट एजिटेशन है। ओके, उसके बाद कच्छ रेबिलियन हमारे पास 1816 टू 32 के आसपास हुई है। ओके, उसके बाद हमारे पास है केरल के अंदर मोपलार रिवोल्ट, और इसका सेकंड फेज है, इसका फर्स्ट फेज इससे पहले हो चुका है। ठीक है, 1921 के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आंध्र प्रदेश के अंदर कोया जो 1803, 40, 45, 58, 61, 62, फिर उसके बाद 80, 1980 के अंदर हुई है। ठीक है, सॉरी 79 और 80 के अंदर ये चीजें हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमारे को अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है क्रोनोलॉजी बेस्ड, तो उसको करने का तरीका क्या रहेगा। अगर मान लो आपके सारे क्वेश्चन लगभग रहते हैं 1890 के आसपास, 1890 के आसपास वो रहते हैं, तो उसमें आपको क्या देखने की जरूरत है कि जो सात की दूसरी क्रोनोलॉजी है क्या उसके आसपास के पूछे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। बट अगर ये नहीं रहता है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से क्या है, फिर आप इसे रिस्पेक्टिव जो डेट्स है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा। उसके बाद हमारे पास है चुहार अपराइजिंग, पागलपंथी, हो एंड मुंडा जो आपके 1820 और 37 के बीच रहे हैं। ओम्स आपका 1828 के अंदर है असम के अंदर। इसी के साथ यहाँ पे सिंह फोर्स ये आपका 1830 के अंदर रहेगा, और नारकेल बेलिया जो आपका प्राइसिंग रहेगा वो 1782 टू 1831 के बीच रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट पेज के अंदर है वो है संथल प्राइजिंग, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। संथल प्राइजिंग आपकी 1855-56 के करीब है बिहार के अंदर। सिंह फोर्स मैंने अभी बताया 1830 के अंदर। उसी के साथ होम्स जो आपका 1828 के अंदर मैंने बताया है। फिराजी मूवमेंट जो आपका बंगाल के अंदर 1819 और 60 के बीच हुआ है। उसके बाद मणिपुर के अंदर कुकी रिवोल्ट जो आपका 1917, और इसी के साथ कंफ्यूजिंग है कुका जो मैंने अभी बताया 1840s के अंदर हुआ है आपका पंजाब के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस तरह से चीजें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास उड़ीसा के अंदर है पेका रिवोल्ट 1817 के अंदर। ठीक है, पिलाकी यस पिलाकी जो आउटब्रेक है वो आपके 1813 और 34 के अंदर। ठीक है, हमारे पास खोंड है जो 1837 टू 56 आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके, इसी के बाद यहाँ से हम मूव करेंगे तो नागा मूवमेंट आपका 1905 से 31 के बीच, हेराका कल्ट आपका 30s के बीच, और जेलियन गोसोंग जो आपका रहेगा वो 1920 के बीच। ठीक है, बिल्स का आपका रहेगा 1857 1817 और 19 के बीच, और 1913 के बीच। मालाबार रीजन के अंदर है ये वेस्टर्न घाट के आसपास। ठीक है, कॉलियर प्राइजिंग आपकी रहेगी 1829, 39, 44 और 48 के बीच। रामोसी आपकी रहेगी राइजिंग, और इसको कंफ्यूज नहीं करना है, रामोसी फिजन फोर्स भी है आपको याद होगा 1879 के अंदर, जिसका था वासुदेव बलवंत फड़के आपको याद होगा। रामोसी फिजन फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को क्रोनोलॉजी के अंदर पूछा जाएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। रामोसी की जगह
आपने रामोसी फिजेंट फोर्स नहीं समझना, जो 1879 के अंदर है, बट जो रामोसी राइजिंग है वो आपके 1822, 29, 39 और 41 के बीच है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामोसी अपराइजिंग जो आपके 1822 के बीच, और रामोसी फिजेंट फोर्स आपकी 1879 के अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रहेगा अवध के अंदर 1799 के अंदर, अवध के अंदर, ठीक है। वहाँ भी आपके 1830 से 61 बिहार, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर के बीच, इस रीजन के अंदर ये रहेगा। फिर है हमारे पास मदीनापुर जो 1866 सॉरी, हथरास आपका सेम यूपी, बरेली राइजिंग आपकी सेम 1816 के अंदर वापस यूपी, और फिर ओडिशा के अंदर हमारे पास रहेगा गुंजम एंड गुंजो जो आपके 1800 और फिर 1935 और 37 के बीच रहेगा, ओके। बुंदेलखंड जो डिस्टर्बेंस रहेगी वो आपकी 1808 और 12 के बीच। वघेरा राइजिंग आपकी गुजरात के अंदर 1818 और 20 के बीच। रिवोल्ट ऑफ बेडनोर आपका रहेगा 1797 और 800 के बीच कर्नाटका के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर आपका गडकरी रिवोल्ट 1844 के अंदर, और राजा फजासी आपका जो रहेगा रिवोल्ट वो रहेगा 1797 टू 1805, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है जो अलग अलग एरिया के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिटेल्स के अंदर कि किस तरह से उनका इंपॉर्टेंस है और वहां पे वो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है सन्यासी रिवोल्ट, जिसको फकीर रिवोल्ट भी बोलते हैं या फकीर रिबिलियन के नाम से भी जाना जाता है। 1763 से 1800 तक ये पहुंचता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेज किया जाता है, ये यहाँ पे जो मॉन्क्स होते हैं वहाँ पे सन्यासी होते हैं बंगाल के अंदर, और इनको सपोर्ट करते हैं डिमोलिस्ड सोल्जर होते हैं आप, और जमींदार जो होते हैं वहाँ पे। दूसरा यहाँ पे ये जो प्रोमिनेंट इसके एरिया रहेंगे, यहाँ पे प्रोमिनेंट एरिया वो रहेंगे आपके मुर्शिदाबाद, बैकुंठपुर फॉरेस्ट और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं, और ये अगेंस्ट होता है टैक्स कलेक्शन के। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1770 के बीच, जबकि यहाँ पे बंगाल फेमाइन चला हुआ था, टैक्स कलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। और 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर टैक्स यहाँ पे जो हाइक हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो सोल्जर थे वो छूट गए थे, डिमोलिश हो गए थे, उनको निकाला गया था। इसकी वजह से वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो हैवी टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे थे, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग ने इसके ऊपर एक्शन लिया था और लगभग 150 को किल कर दिया था, और 1771 के अंदर इसको सप्रेस कर दिया था, ओके। इसके बारे में जो रिटर्न है वो आनंद मठ के अंदर है, जिसको बीसी चटर्जी ने लिखा है 1700 से और 1800 तक का जितना भी इनके अंदर आपको मिलेगा। लीड रहेंगे इसके मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, और रहेंगे आपके भिवानी। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी रहता है इसकी क्रोनोलॉजी, इसके बारे में पूछा जाता है इसके लीडर्स या ये किस तरह से हुआ था और मेन कोज इसके पीछे क्या था, ठीक है। सप्रेस किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है रिवोल्ट इन मदीनापुर एंड दलभूम, जो आपके 1766 से 74 के बीच था। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर लीडर रहेंगे आपके दामोदर शाह एंड जयन्नाथ दल, जो इसके वहां पे इंपॉर्टेंट डेट रहेंगे। इसमें क्या होगा कि लगभग यहाँ पे क्या होता है, जमींदार वर्सेस रेयतवारी वही है, ये रेयतवारी सिस्टम के अंदर जो, ठीक है। इसमें क्या था, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन रिलेशन थे, मतलब ये आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। अब इसमें क्या हुआ कि जब न्यू लैंड रिफॉर्म का सिस्टम वहां पे डाला तो इनके ऊपर प्रेशर रहा। प्रेशर की वजह से इन्होंने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने का किया, तो इन्होंने क्या सोचा, दोनों ने इकट्ठे होकर लगभग 3000 की फोर्स वहां पे तैयार कर ली, और ये खुद आपस एक होकर किसके विरुद्ध, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध वहां पे लड़ना स्टार्ट किया। और इसी के ऊपर ही उस टाइम का जो वहां पे गवर्नर था, आपने पढ़ा होगा, पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, फिर वहां से क्या हुआ, वॉइसरॉय, और लास्ट में वॉइसरॉय भी खत्म हो गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी टाइम पे जो वहां पे गवर्नर था वो था वंश स्टार्ट, जिसने क्या बोला था कि यहाँ पे जमींदार और रेत है वो इकट्ठे हो चुके हैं और रिवोल्ट कर रहे हैं आपके न्यू लैंड सिस्टम के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जमींदार को वैसे साइड लेनी चाहिए थी ब्रिटिशर्स की, बट वो साइड किसकी ले रहे थे, रेत की। तो ये इंपॉर्टेंट है, मदीनापुर में इसकी वजह से हुआ था। न्यू लैंड रिफॉर्म जो वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे उसकी वजह से वहां पे रिवोल्ट चल रहे थे। उसके बाद हमारे पास है रिवोल्ट ऑफ माओमारीज, ठीक है। माओमारीज के अंदर क्या हुआ कि 1769 के बीच, ये असम के अंदर है। इसी के साथ असम में आपको याद रखना हो तो यहाँ पे क्या था, दूसरा अहोम जो आपका 1828 के अंदर, दूसरा सिंह फोर्स
जो आपका कब था 1830s के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरह से देखना है साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि लो कास्ट की ये कास्ट होती है, जो माओमारीज हैं ये लो कास्ट के लोग होते हैं, ये रिवोल्ट करते हैं अहोम किंग के लिए, ठीक है, अहोम किंग से। अब क्या होता है कि जो ये पर्सन थे ये फॉलो कर रहे थे यहाँ पे अनिरुद्ध देवा, जो उनका वहां पे जो स्पिरिचुअल गुरु था उसको फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अहोम किंग के खिलाफ भड़के तो किंगडम कैसे होगा यहाँ पे वीक। अब किंगडम वीक हुआ तो आउटसाइडर ने इनके ऊपर अटैक किया। वो आउटसाइडर को था किंग ऑफ द्रयांग जो था, उसने वहां पे 1792 के अंदर अटैक किया। अटैक में क्या हुआ कि जो ये किंगडम था अहोम का, इसने ब्रिटिशर्स को कहा कि वो उसकी हेल्प करे। ब्रिटिशर्स ने इनकी हेल्प की और फाइनली आपका जो अहोम था वो किसके अंदर आ गया, ब्रिटिशर्स के अंदर। सबसे इफेक्टिव जो एरिया यहाँ पे था वो था जोरहट, जो वेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, वेस्ट मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो इसके अंदर था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि असम के अंदर किस तरह से यहाँ पे जो माओमारीज का था ये रिवोल्ट चल रहा था। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है गोरखपुर, बस्ती एंड ब्राइट्स के अंदर 1781 के अंदर जो सिविल अपराइजिंग हो रही थी, मोस्टली यूपी के अंदर है सारे के सारे एरिया। तो ये यहाँ पे क्यों चल रही थी, इसमें क्या होता है कि वॉरेन जो हेस्टिंग होता है, वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1773 टू 1785, इसके बीच में ये गवर्नर था। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर कंप्लीट प्रेशर था डिमांड्स का, जो डिमांड थी मराठा और मैसूर की। इसके अंदर उसने क्या किया कि एक मनी मेकिंग का एक प्लान तैयार किया, जिसके अंदर इसने इन्वॉल्व किया ब्रिटिश ऑफिसर को। अवध के अंदर की एक वो पोस्ट का क्रिएशन करेगा जिसका नाम था इजरादार। इजरादार रियलिटी में क्या था, एक रेवेन्यू फार्मर। इसने क्या किया 1778 के अंदर मेजर अलेक्जेंडर हैनी को अपॉइंट किया एज अ इजरादार, और उसने उस ईयर सिक्योर किया 22 लाख रुपीज। अब क्या था, उनको इतने रुपीज यहां से मिले तो हैनी ने क्या किया कि एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ रेवेन्यू इंपोज स्टार्ट कर दिया, कहां पे, अवध के अंदर। तो इसमें क्या हुआ कि रिवोल्ट जो स्टार्ट कर दिया नवाब ने, अवध के नवाब ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। अपराइजिंग स्टार्ट हो गया आपकी 1781 के अंदर, जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया गुरिल्ला वॉरफेयर के स्टार्ट, वो लड़ने शुरू हुए और जो इजरादार थे उनको मारना शुरू किया, जिसकी वजह से वॉरेन हेस्टिंग को सबसे पहले इजरादारी को खत्म करना पड़ा और हैने को डिसमिस करना पड़ा और फाइनली रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, ठीक है। ये चीजें वहां पे चल रही थी, इसकी वजह से वहां पे हो रहा था। मेन रीजन क्या था इसमें, इजरादारी, रेवेन्यू रिफॉर्म की वजह से ही मैक्सिमम चीजें आपको देखने को मिलेगी। कोई भी रिवोल्ट है तो वहां पे सबसे पहले होगा टैक्सेशन, दूसरा होगा रेवेन्यू, तीसरे पे वहां पे होगा जो आपका सिस्टम रेतवारी हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है और महलवारी हो सकता है, और दूसरा क्या जमींदारी सिस्टम हो सकता है, और क्या हो सकता है ब्रिटिशर्स का जो आपके ट्राइब्स है उनके ऊपर अत्याचार की वो फॉरेस्ट को खाली करे। यही मेन रीजन आपके देखने को मिलेंगे। ओके, फिर है रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनगरम। विजयनगर मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर जो किंग थे उनका वहां पे रिवोल्ट किया था। रियलिटी में अगर हम बैक देखें तो 1758 के अंदर वहां पे एक ट्रीटी होती है इंग्लिश वर्सेस किंग। ये यहाँ पे क्या इंश्योर करते हैं कि हम ओस्ट करेंगे किसको, फ्रेंच को वहां से भगाने का वो प्लान बनाते हैं। बट क्या होता है कि किंग की यहाँ पे डेथ हो जाती है। डेथ की वजह से क्या होता है कि उसके बाद वो जो उसके सक्सेसर होते हैं क्लेम करते हैं कि वी हैव टू दैट किंग हैव टू पे 3 lakhs ऑफ रुपीज, मतलब इतना डेट उनके ऊपर वो पे करना होगा। बट जो किंग होता है वो बोलता है कि वहां पे किसी भी तरह का ड्यू नहीं, इसलिए वो डिसबैंड कर देता है खुद के ट्रुप। वो जब वो खुद के ट्रुप रिवोल्ट के लिए तैयार करता है तो उसमें क्या होता है कि 1793 के अंदर एक बार दोबारा से राजा को पूछा जाता है कि वो ये सब चीजें छोड़ के अपनी पेंशन ले और रिटायर हो जाए, बट वो मना करता है, रिफ्यूज करता है। वहां पे वॉर होती है और वॉर का नाम होता है पद्मनाभम। वहां पे एक वॉर होती है 1794 के अंदर जिसमें किंग डाइड हो जाता है और अल्टीमेटली उन्हीं के साथ ही रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है जो आपका विजयनगरम के अंदर हुआ था, ठीक है। सिरकार रीजन के अंदर था जिसमें से वो फ्रेंच को वेस्ट करना चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बेदनौर रिवोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी है एक प्रकार से। अब इसमें क्या होता है कि 1799 टू 800 के बीच 1800 के बीच जो कॉन्क्वेस्ट होती है मैसूर की। अब आपको याद होगा एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें क्या था, फर्स्ट आपकी 1767 टू 69, 80 टू 84 के आसपास, 82 के आसपास, फिर है 90 टू 92, फिर यहाँ पे होती है 799 लास्ट। तो इस वॉर के चलते ही यहाँ पे बात हो रही है कि जो फाइनल कॉन्क्वेस्ट थी जिसके अंदर जो टीपू की डेथ हो चुकी थी यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं कि इंग्लिश को क्या था कन्फ्रंट कर रहा था वहां पे दूंदिया वजीर, एक मराठा लीडर होते हैं
रियल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोर्सबली जो टीपू था वो कन्वर्ट कर रहा था इस्लाम के अंदर, ठीक है। बट जो दूंदिया वजीर था उसको वहां से रिलीज करवा दिया ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश ने रिलीज किया। तो उन्होंने क्या किया, खुद की एक फॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट की एंटी ब्रिटिश एलिमेंट के खिलाफ। और उसमें क्या हुआ, जो दूंदिया वजीर थे उसको डिफीट किया ब्रिटिशर्स ने अगस्त 799 के अंदर। बट फिर भी ये नहीं रुका। इसमें क्या हुआ, रिफ्यूज के बाद भी जो वहां पे कंटिन्यूसली रिफ्यूज के बाद भी मराठा रीजन के अंदर एक फाइट होती है ब्रिटिश के अगेंस्ट, जिसमें 1800 के बीच इसको किल किया जाता है, मर जाता है। वॉलेस्ले इसको लीड करते हैं। और उसी के बाद जब इसकी डेथ हो जाती है दूंदिया वजीर की, तो इसको एक आइडल मान के लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली रिवोल्ट को कंटिन्यू रखते हैं और मासिस के अंदर वो बहुत अंदर तक चला जाता है। ये था बेदनौर के अंदर रिवोल्ट। दूंदिया वजीर इसके अंदर एक मैन लीडर थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। ओके, याद रखना है आपको 1799 के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ द केरला राजा वर्मा फेजासी, जो किंग होते हैं 1797 और उसके बाद 1800 टू 1805 तक। अब इसमें क्या होता है, क्या रीजन होता है वहां पे कि जो किंग होते हैं उनको जाना जाता है वहां पे लॉयंस ऑफ केरला। ये रेजिस्ट कर रहे होते हैं वहां पे हैदर अली एंड टीपू को। आपको याद होगा, डेट से ही पता चल रहा है कि उस टाइम पे हैदर अली और टीपू वहां पे फेमस होते हैं मैसूर के अंदर। और साथ में ही इनको वहां पे किसको, ब्रिटिशर्स को भी रेजिस्ट करना होता है 93 और 1805 के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि हेड ऑफ कोटियन, ये जो किंग होता है ये कोटियन का होता है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद 90 से 92 के बीच यहाँ पे जो पैरामाउंटेसी ब्रिटिश की होती है वो एक्सटेंड हो जाती है कोटियम तक। इवन वो खुद को वहां पे बोलते हैं कि वी आर सोवरन। बट उसके बाद भी जो वहां पे किंग होते हैं वो बोलते हैं कि 1790 के अंदर इसका वायोलेशन हो चुका है एग्रीमेंट का, इसलिए ब्रिटिशर्स उसको हटाकर वहां पे वीरावर्मन को अपॉइंट कर देते हैं, जो कोट्यम का किंग बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो वहां से जो रेवेन्यू की डिमांड है उसको मीट कर सके। अब इसमें क्या होता है कि जो मास होती है वो रेजिस्टेंस देती है राजा के अंदर। 1793 के अंदर जो पहले राजा होते हैं वो ब्रेवली वहां पे फोर्ट करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर चलती है, ठीक है। बट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को 1797 के अंदर यहाँ पे पीस के लिए स्यू करना पड़ता है कि वो पीस मेंटेन करे। वो पीस मेंटेन कर देते हैं। बट अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है जब वायनाड 1800 के बीच अगेन ये स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिमोलिश सोल्जर की वजह से, अब आपको याद होगा जब यहाँ पे 1799 के अंदर टीपू की डेथ हो जाती है, तो जो डिमोलिश सोल्जर होते हैं वो अगेन इकट्ठा किए जाते हैं और नायर्स वगैरह होते हैं, इनको इकट्ठा करके और ये दोबारा राजा के अंदर जब आएंगे तो वहां पे लड़ाई होती है नवंबर 1805 के अंदर, जिसके अंदर गन शॉट्स या गन फाइट में राजा की डेथ हो जाती है। इसके बाद अल्टीमेटली जो ये रिवोल्ट होता है ये बिल्कुल फेड हो जाता है। और ये था हमारा वर्मा फेजासी का जो एक राइज था, कहां पे, केरला के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिविल रिबिलियन ऑफ अवध 1799 के बीच, ठीक है, यूपी के अंदर है। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या चीजें हुई है। यहाँ पे पर्सन होते हैं वजीर अली खान। वजीर अली खान होते हैं जो नवाब होते हैं अवध के, जो कैसे बनते हैं, ब्रिटिश की हेल्प की वजह से। बट धीरे धीरे इनके जो रिलेशन होते हैं वो शोर होते हैं, उसके अंदर डिस्कॉर्ड आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उसके अंकल को, शौकत अली को बिठाया जाता है गद्दी के ऊपर, ठीक है। और जो वजीर अली है उसको ग्रांट की जाती है एक पेंशन और वापस भेजा जाता है बनारस 1797 के अंदर। अब होता क्या है कि 799 के अंदर वजीर अली को वहां पे बुलाया होता है इनविटेशन के ऊपर, एक भोजन के ऊपर, जहां पे वो ब्रिटिश के एक पर्सन को किल कर देते हैं, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी को। और उसके जो गार्ड होते हैं किंग के, वजीर अली के, वो लगभग अटैक कर देते हैं मैजिस्ट्रेट को, बनारस का जो मैजिस्ट्रेट होता है। इसको मासकर ऑफ बनारस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका वजीर अली खान होता है वो गैदर करता है खुद की आर्मी को, और उसके बाद जनरल एरिक्सन है उसको डिफीट कर देते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, और वो बंदा भाग जाता है जयपुर, ठीक है। जयपुर वो चला जाता है। अब जयपुर में क्या होता है कि वेलेस्ले का इन्फ्लुएंस होता है, वो वहां पे उसकी डिमांड करता है वहां के किंग से एक्स्ट्राडिट की, ठीक है। बट वहां पे जो राजा है वो एक ही कंडीशन रखता है कि ना तो उसको हैंग किया जाएगा ना उसको जेल में डाला जाएगा। बात हो रही है यहाँ पे वजीर अली खान की, ठीक है। वजीर अली खान को ना तो जेल के अंदर डाला जाएगा और ना ही उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसको 1799 के अंदर जेल के अंदर, जेल तो नहीं सॉरी, पैलेस कन्फाइनमेंट के अंदर रखा जाता है और विलियम फोर्ट के अंदर। और इस तरह से जो रिवोल्ट होता है उसको सप्रेस किया जाता है अवध के अंदर, जो एक माइनर सा इंसिडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अपराइजिंग ऑफ गुंजम एंड गुमसूर, ठीक है। ये आपकी रहेगी 1800 और फिर 1835 और 37 के बीच। ये हमारा
मेन है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर चीजें होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक जमींदार होता है सत्रिकारा भांज, ठीक है, सत्रिकारा भांज होता है जो एक फार्मर होता है, वो रिफ्यूज करता है कि ही विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। गुनसुर जो गुंजम डिस्ट्रिक्ट की बात होती है 1797 के अंदर, ठीक है, ये ओपनली रिबेल कर देता है 1800 के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कलेक्टर होता है उस टाइम का, वो रिवोल्ट को सप्रेस कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो संत्रिकारा होता है उसको वहां पे ज्वाइन किया जाता है इलानी देव के द्वारा, ठीक है, इलानी देव। और दूसरा हमारे पास होता है जगन्नाथ देव। ये दोनों पर्सन होते हैं। यहां से जगन्नाथ देव को क्या किया जाता है कि 1804 के अंदर मसूलीपट्टनम भेजा जाता है, हैदराबाद के अंदर इसको वापस भेजा जाता है, कहां पे, जेल के अंदर कैप्चर करके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये रिवोल्ट वहां पे होता है तो जो उसका पुत्र होता है, सत्रिकारा का बेटा होता है जिसका नाम है धनंजय, वो वहां पे डिमांड करता है कि उसके पिताजी को जल्दी से जल्दी स्टेट छोड़ देना चाहिए ताकि उनको वहां से बचाया जा सके, क्योंकि उन्होंने रिबेल वहां पे कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1815 की बात है, जो रिबेल है वो सरेंडर हो जाता है, ठीक है, मतलब धनंजय जो होता है वो सरेंडर कर देता है 1815 के अंदर। अब इसी बात में क्या होता है कि जो आपके संतरिकरा है वो वापिस आ जाता है, जो जमींदार होता है, फिर वहां पे क्या होता है, उसको वो कन्विंस कर लेता है ब्रिटिशर्स को, और उसको दोबारा मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है जो वहां पे, मतलब स्टेट का मैनेज करने के लिए वापस से रीअपॉइंट किया जाता है 1819 के अंदर और 30 तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगेन ये रिवोल्ट हो जाता है। इसके बाद जब ये सरेंडर कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो रशल एक ब्रिटिशर्स होता है उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो इसको रिवोल्ट को खत्म करे, ठीक है। वहां पे धनंजय की डेथ हो जाती है 1833 के अंदर, 1835 के आसपास, ठीक है। और फरवरी 1837 के अंदर सप्रेस किया जाता है और लीडर को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये था आपका गुंजम और गुनसुर के अंदर रिवोल्ट का मेन रीजन। इसमें मेन रीजन यही था, टैक्सेस ही मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि टैक्सेस ही वो इंपॉर्टेंट है जहां पे कंटिन्यूसली रिवोल्ट होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपराइजिंग ऑफ प्लामाऊ, जो 1800 से नॉट 2 तक हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगेंस्ट होता है एग्रेरियन लैंडलिज्म के बारे में और फ्यूडल सिस्टम के बारे में। यहाँ पे जो लैंड के सिस्टम थे और जो फ्यूडलिज्म था उसके रिलेटेड है। ये भूखम सिंह यहाँ पे मेन लीडर होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे चीफ होते हैं उनके। अब इसमें क्या होता है कि कॉलोनल जेम्स को डिप्यूट किया जाता है 2 ईयर्स के लिए कि वो प्लमाऊ के अंदर जितने भी रिवोल्ट वहां पे राइजिंग हो रही है उसको वहां पे खत्म करे, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए लगभग 2 ईयर्स लेटर 1802 के अंदर जब भूकंप की डेथ होती है, अल्टीमेटली जो सारा रिवोल्ट होता है वो काम डाउन हो जाता है और कॉलोनल जोन्स है वो वहां पे इसको सप्रेस करने में कामयाब रहता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पॉलीगर्स रिवोल्ट जो 1795 से 1805 के बीच हुआ है। अब इसके अंदर जो अफेक्टेड एरियाज हैं वो है आपके तिरुनेलवेली, ठीक है, रंथमपुरम, रामनाथपुरम सॉरी, फिर है शिवगिरी, मदुरई और नॉर्थ अराकोट। ये इंपॉर्टेंट रीजन है जो इससे इफेक्टेड हुए। और स्टिफ रेजिस्टेंस उनको मिलती है 1795 से 1805 तक। ये अगेंस्ट होते हैं ब्रिटिशर्स के, किसके, ओवर टैक्सेशन एंड बीइंग सोवरेन बट नाउ अंडर ब्रिटिश। ये बोलते हैं कि ओवर टैक्सेशन तो है ही बट ये पहले सोवरेन होते थे बट अब ब्रिटिश के अंदर आ रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम थी, ठीक है। यहाँ पे जो काटाबोमन नायका होता है, पर्सन होता है, वो लीडर हो जाते हैं यहाँ पे 1795 और 99 के बीच। अब बैटल में क्या होता है उनको डिफीट किया जाता है कंपनी की तरफ से और उनके सिर के ऊपर इनाम घोषित किया जाता है, ठीक है। अब किंग यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं जिसमें वो कोटा को कैच कर लेते हैं, उसको हैंग किया जाता है और जो दूसरे रेबेल होते हैं उनको वहां पे मार दिया जाता है। ओके, अब इसी के साथ इसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है जो फरवरी 1801 के अंदर स्टार्ट होता है, जिसमें पॉलीगर्स जो इम्प्रिजन किए गए थे, ठीक है, पालमकट्टा के अंदर, वो एस्केप कर जाते हैं और बहुत ज्यादा फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं जिसके अंदर वो टूटिकोरिन को भी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 1803 से 5 के बीच जो नॉर्थ अराकोट होता है, रिविलियन वहां पे बहुत तेजी से रोज होता है और वो डिप्राइव कर देते हैं किसको, जो यहाँ पे मेन रीजन था, वो डिप्राइव किसको कर देते हैं, यहाँ पे जो केवल फी थी, एक ट्रेडिशन सिस्टम था वहां पे, जो ये वहां पे राइट था इनका, मतलब एक प्रकार की फी लेते विलेज से, जब इसको खत्म कर दिया था ओवर टैक्सेशन की वजह से,
इसलिए नॉर्थ अराकोट के अंदर यहाँ पे ये रिवोल्ट सबसे ज्यादा फैल गया था पॉलीगर्स का। ठीक है, इनका केवल का सिस्टम होता था, केवल फी, वो एक प्रकार का टैक्स इकट्ठा करते थे गांव गांव से। जब उसको उन्होंने बंद किया तो इसकी वजह से वहां पे रिवोल्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है राइजिंग ऑफ भिवानी 1809 के अंदर। जाट का रिवोल्ट था, 1809 के अंदर था। फोर्टिफाइड भिवानी फोर्ट के अंदर वो घुस गए थे। ठीक है, जहां पे रिक्वेस्ट किया गया था उनको कि सप्रेस किया जाए रिवोल्ट को, और राम को बोला गया था कि सप्रेस करे, बट वो नहीं हो पाया था। और इसके जो मेजर कॉज थे वो थे आपके रेवेन्यू सिस्टम, इकोनॉमी और चेंजेस। मतलब हर जगह पे आपको यही जो क्वेश्चन या इसी प्रकार की चीजें मिलेंगी कि किस वजह से वो रिवोल्ट हो रहा है। या तो वहां पे टैक्स होगा, ठीक है, या वहां पे रेवेन्यू की जो न्यू फॉर्म होगी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे हो सकता है किसी तरह की जमींदारी का जो सिस्टम होगा, ठीक है, रॉयत हो सकता है, परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है, और महलवारी सिस्टम हो सकता है, या उसके ऊपर ब्रिटिशर्स की कुछ स्पेशल पॉलिसीज हो सकती है। इसी प्रकार की पॉलिसीज के ऊपर आपको लगभग सारे के सारे जितने भी रिवोल्ट है वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट रिवोल्ट है दीवान वेलु थम्पीज रिवोल्ट, जो आपका 1808 और 1809 के बीच होता है। ये होता है हमारा केरला के अंदर ट्रेवनकोर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले जो हार्श कंडीशन होती है आईएनसी की ऑन ट्रेवनकोर आफ्टर द साइन सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, आपको याद होगा सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। जो आपकी सब्सिडरी अलायंस थी वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और सबसे पहले जो इसके अंदर स्टेट आया था 799 के अंदर हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 1805 के अंदर जब ट्रेवनकोर ने यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, तो उसकी हार्श कंडीशन की वजह से यहाँ पे रिवोल्ट का स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या था कि आपकी ब्रिटिशर्स की एक सेना जो आपके स्टेट के अंदर रहेगी, उसके जो एक्सपेंसेस वगैरह मीट होंगे वो आपके थ्रू किया जाएगा, मतलब उस रूलर के थ्रू किया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो रूलर थे वो सब्सिडरी अलायंस की जो पेमेंट थी या उसके जो रेवेन्यू कैपिटल चाहिए था उसको मीट नहीं कर पाए। इसलिए वहां पे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था दीवान के खिलाफ वो थोड़ा खराब रहा, मतलब उसकी तरफ उनका जो एटीट्यूड था वो खराब रहा। इसलिए क्या हुआ, जो दीवान था उसने एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसमें उसने नायर ग्रुप ट्रुप जो थे उनको वहां पे रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो दीवान होता है वो कुंडला के अंदर वो ओपनली वहां पे रेज कर देता है आर्म्स, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये मैंने बता दिया रीजन क्या था, रीजन यही था कि सब्सिडरी अलायंस की जो कंडीशंस थी वो उनके ऊपर हार्श थी, इसलिए उन्होंने वहां पे ओपनली ये कहा कि वो आर्म्स को रेज कर दे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, बट लेटर उसमें बाद में क्या हुआ कि एक कुंडाला प्रोक्लेमेशन होता है, लार्ज रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसको लार्ज वो बोला जाता है रिसेंटमेंट। वो कौन सी थी, ये यही थी कुंडाला प्रोक्लेमेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो महाराज होता है वो नॉट सपोर्टेड द रिवोल्ट एंड दैट मच वैल्यू किल्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट बीइंग कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। इसमें क्या होता है कि जो वहां के किंग होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो दीवान वेलू थम्पी होते हैं उनको ब्रिटिशर से बचने के लिए खुदकुशी करनी होती है, वो खुद को वहां पे किल कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि सब्सिडरी अलायंस जब यहाँ पे स्टार्ट की गई, उन्होंने साइन कर ली 1805 के अंदर। उसकी डिमांड्स को वो मीट नहीं कर पाए, डिमांड को मीट नहीं कर पाए, तो उनका जो एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का वो हार्श हो गया। ब्रिटिशर्स का हार्श हो गया तो उन्होंने वहां पे जो दीवान था, दीवान वेलू थम्पी, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो प्रोक्लेमेशन करते हैं एक लार्ज भीड़ के अंदर, जिसको बोलते हैं कुंडला प्रोक्लेमेशन, जहां पे वो बोलते हैं कि वी हैव टू रेज आर्म्स नाउ। जब ये करते हैं तो उसकी वजह से लार्ज सेंटिमेंट ब्रिटिशर्स के अंदर हो जाती है, किसकी वजह से, दीवान वेलू थम्पी होते हैं जो उनकी वजह से। ठीक है, लोगों के अंदर पहले ही रिसेंटमेंट होती है, बट उनका एटीट्यूड भी बदल जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वेलू थम्पी होते हैं वो खुद को वहां पे मार देते हैं और मतलब किल्ड कर लेते हैं ताकि उनको अंग्रेज पकड़ ना सके। ठीक है, ये होता है दीवान वेलू थम्पी का जो रिवोल्ट था उसके अंदर। अब हमारे पास है डिस्टर्बेंसेस ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो आपका कहाँ पे है, एमपी के अंदर। बुंदेलखंड के अंदर क्या होता है 1808 टू 1812 के बीच, इसमें क्या होता है कि सेकंड आपका जो एंग्लो मराठा वॉर होता है वो है आपका 1803 टू 1805 के अंदर। ठीक है, इसमें होता है कि जो बुंदेलखंड होता है उसको
बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर किया जाता है, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बुंदेला चीफ होते हैं वो स्टिफ रेजिस्टेंस देते हैं वहां पे, बट वो क्या कर सकते हैं, इसको वो मेंटेन नहीं कर पाए, वो उसको जो प्रेसिडेंसी थी या बुंदेलखंड था उसको अपने अंडर नहीं रख पाए। तो क्या होता है कि वहां पे रियल रेजिस्टेंस होती है, वो लक्ष्मण देवा होता है पर्सन, उनके अंडर दी जाती है 1808 के अंदर, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है आपकी 1809 तक, जिसके बाद उनको वहां से कलकत्ता भेज दिया जाता है, ठीक है। लेटर जो दुर्गा सिंह है उन्होंने भी ट्राई की 1815 के अंदर, ठीक है, जो किलादार होते हैं कलिंजर फोर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ बुंदेलखंड के अंदर यही था कि उनका जो रिवोल्ट का रीजन था वो यही था, जो आपका बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड, उसको किसके अंदर, प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के अंदर डाल दिया था, और इसी की वजह से वो वहां पे रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। जिसमें 1808 के अंदर लक्ष्मण देवा ने और फिर 1812 के अंदर दुर्गा सिंह ने वहां पे कोशिश की, ठीक है। ये है हमारा बुंदेलखंड के अंदर क्या हुआ। बेसिक बेसिक चीजें आपको लर्न रखनी है, और डेट्स और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पास हमारे पास है पहला मैकेडी आउटब्रेक, जो 1813 से 14 के बीच हुई गुंजम के अंदर, और कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ कि अंग्रेज और जो जमींदार थे और राजा थे, ये उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कंपनी क्या थी, वो एक्वायर्ड कर रही थी जो पहला मैकेडीज एंड जमींदार थे और राजा था, ये इनकी कंपनी के लिए क्या कर रहे थे, वहां पे एक रेजिस्टेंस वहां पे प्ले कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, जो वहां पे कॉलोनी डिफीटेड 1768 नारायण देव अगेंस्ट मराठा मद्रास प्रेसिडेंसी अपॉइंटेड जॉर्ज रसल टू सरेंडर देम 1832 एंड 1834। यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन था, या जो वहां पे रेजिस्टेंस थी, किसके बीच में थी, जो वो किसके खिलाफ थी, इंग्लिश के खिलाफ। कौन कर रहा था, जमींदार और राजा दोनों मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर रहे थे वहां पे, ठीक है। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो कंपनी थी, ब्रिटिशर्स कंपनी थी, वो चाह रही थी कि जो ये पलामेकदी के अंदर के जो एरिया है और जमींदार है, ये रेजिस्टेंस प्लेस ले कर रहे थे, क्योंकि वो इस एरिया को चाह रही थी जिसके अंदर ये पीपल वहां पे रह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने वहां पे रिवोल्ट कर दिया, और इस रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया, कॉलोनल पीच ने डिफीट किया इनको यहाँ पे 1768 के अंदर, ठीक है, नारायण देव को। फिर अगेन जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर अपॉइंट किया गया जॉर्ज रसल को कि वो सप्रेस करें इनको 32 और 34 के अंदर, ठीक है। ये होता है हमारा पलक की मेदी के अंदर जो आपकी आउटब्रेक है, बेसिकली किस लिए, क्योंकि कंपनी चाह रही थी कि जो उनके लैंड और जमींदार को वो चाह रहे थे, इसलिए वो उनके ऊपर वहां पे उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ डेट ही याद रखने की जरूरत है, गुमजुम डिस्ट्रिक्ट की ये बात है, बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा बहुत इसके लिए बता दिया है, फिर ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है राइजिंग ऑफ बरेली, जो आपके 1816 के अंदर है, यूपी के अंदर है। इसमें इमीडिएट कॉज क्या होता है कि वहां पे कलेक्शन ऑफ पुलिस टैक्स, जो पुलिस के टैक्स को इकट्ठा करने की टेक्निक है वो, और दूसरा एक्स्ट्रा जो वहां पे सेस लग रही थी, इसके ऊपर उनका वहां पे क्या था, झगड़ा हो रहा था। दूसरा, इसको एक और ज्यादा लेवल तक बढ़ा दिया जब एक बूढ़े आदमी ने मैजिस्ट्रेट को एक लेटर दे दिया, वहां पे पिटिशन डाल दी जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद। इसमें क्या हुआ कि ये धीरे धीरे रिलीजियस का इन्होंने फॉर्म ले लिया, जब वहां पे टैक्स कलेक्ट करते हुए एक वुमन को वहां पे उन्होंने इंजर्ड कर दिया पुलिस ने, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सेवरल बहुत सारे मुस्लिम इकट्ठे हो गए, उन्होंने आर्म्स ले ली और उन्होंने किल कर लिया जो जज था बरेली के, उसके बेटे को मार दिया, और ब्रिटिश को आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, और लगभग 300 जो रेबल थे उनको मार दिया गया, और आधों को जेल के पीछे डाल दिया गया, ठीक है। बरेली की रेजिंग के पीछे का मेन रीजन ये है कि पुलिस की कलेक्शन जो टैक्स वगैरह था वही मेन सिस्टम है, और ये कब हुआ था, 1816 के अंदर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अपसर्ज इन हथरास, अगेन आपका 1817 के अंदर यूपी के अंदर। ये अब यहाँ पे क्या रीजन था, 1817 के अंदर मेन कॉज इनका था सेटलमेंट बाय द ब्रिटिशर्स इन अलीगढ़। हथरास जो एरिया था अलीगढ़ के अंदर, उसमें क्या था कि सेटलमेंट जो वहां पे ब्रिटिशर्स कर रहे थे वो उसके खिलाफ थे, ठीक है। दयाराम यहाँ पे एक फार्मर था जो नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू एंड टेक स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द फर्स्ट मद्रास। यहाँ पे क्या हुआ कि दुर्गाराम एक पर्सन है, फार्मर है, जो वहां पे रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते, इसलिए वो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, एक फोर्ट हथरास होता है वहां पे वो ले लेते हैं, नॉट एबल टू पे द हाई राइजिंग रेवेन्यू, जहां पे वो हाई जो आपके रेवेन्यू सेटलमेंट था या रेवेन्यू जो वहां पे था उसको वो पे नहीं कर पाते। फिर क्या किया उन्होंने, फरवरी 1817 के अंदर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, और जो दयाराम थे वो बहुत अच्छी तरह से वहां पे पहले लगभग 15 दिन तक वो कंटिन्यूसली वहां पे लड़ाई करते रहते, और बाद में वहां से एस्केप भागने में वहां पे उनको सफलता मिल गई, ठीक है। बट लेटर क्या हुआ कि उनको वापस आना पड़ा, उनको खुद का सबमिशन करना पड़ा, और साथ ही
उनको सेटल किया गया विद अ पेंशन, उनको पेंशन दी गई और सेटल किया गया। इसके अंदर जो लीडर थे वो थे भगवंत सिंह और राजा ऑफ मुसरन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे जो पहले बोला है दयाराम, ये 1817 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपराइजिंग है वो हमारे पास है पैका रिविलियन, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये फुट सोल्जर होते हैं खुर्दा किंग के, ठीक है। उड़ीसा के अंदर का ये बात है पैका रिवोल्ट, जिसमें खुर्दा एक किंग होता है जिसके यहाँ फुट सोल्जर होते हैं। यहाँ पे ये इंजॉय कर रहे होते हैं हेरिडेटरी, जिसके अंदर इनको रेंट फ्री लैंड मिलता है। और जब इंग्लिश की यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है वो आते हैं, तो उनकी कॉन्क्वेस्ट के बाद लगभग 1803 के अंदर जो खुर्दा थे उनको डिथ्रोन किया गया, और उनके जो राइट थे, जो पैका वहां पे थे, उनके जो राइट थे वो खत्म हो गए, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गया अबोलिशन हो गया दूसरा कौड़ी का, जो वहां पे एक करेंसी का नाम है कौड़ी, उसका भी अबोलिशन हो गया। अब इसमें अनदर जो रिसेंटमेंट हुई वो किस लिए हुई, क्योंकि वहां पे हाई टैक्सेशन ऑफ लैंड थे और सॉल्ट। यहाँ पे जो मेन पॉइंट बन गया वो लैंड एंड सॉल्ट की हाई टैक्सेशन, अबोलिशन ऑफ द कौड़ी, और तीसरा डिथ्रोन जो पेका को किया, मतलब पेका जो किंग थे उनको डिथ्रोन किया, उसकी वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप की स्थिति बन गई थी इस वजह से, ठीक है। बाद में इसको स्पार्क किया, जिसके अंदर क्या होता है कि खोंड होते हैं जो वो गुमसार से खुर्दा टेरिटरी से लगभग 1817 के अंदर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, मुकंदा देवा होते हैं जो राजा ऑफ खुर्दा होते हैं उसकी हेल्प से, जिसको बाद में बोला जाता है पैका रिबेलियन। जो मुकुंदा देवा है इनकी वजह से ही ये रेज किया जाता है 1817 के अंदर, जिसको पैका रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। अगेन जो जया बंधु है वो 1817 के अंदर रिवोल्ट करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हार्शली सप्रेस किया जाते हैं, मारे जाते हैं, और इस इवन जो प्रिस्ट वहां पे होते हैं पुरी के अंदर, पुरी टेम्पल के अंदर, उनको भी हैंग किया जाता है, क्योंकि वो जो जगबंधु होते हैं उनको वहां पे क्या देते हैं, पनाह देते हैं, या उनको वहां पे सेव करके रखते हैं, ठीक है। 1825 के अंदर फिर उनको जो जया होते हैं उनको सरेंडर करना पड़ता है, और एक नेगोशिएशन शुरू किया जाता है जिसके अंदर उनको लार्ज सक्सेस मिलती है, और 1829 के अंदर वो डाई कर जाते हैं कैप्टिविटी के अंदर, बट बहुत सारी रिमिशन मिल जाती है उनको एरिया के अंदर, ठीक है। तो पे का वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले ये फुट सोल्जर थे, ठीक है, फुट सोल्जर थे। ऊपर से इनके पास क्या था, वहां पे उनके किंग के डिथ्रोन होने की वजह से और एबोलिशन कोडी की वजह से हाई लैंड टैक्सेशन और सॉल्ट की वजह से ये इंपॉर्टेंट रिवोल्ट वहां पे हुआ था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है वघेरा राइजिंग, ठीक है, जो गुजरात की बात है, वघेरा राइजिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि रिसेंटमेंट जो पर्सन के अंदर होती है वो होती है एलियन रूल की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स का वहां पे आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो गायकवाड़ और बड़ौदा होते हैं वो सपोर्ट होते हैं ब्रिटिशर्स टू गिव वेपन्स। इसमें क्या होता है कि जो बड़ौदा के गायकवाड़ होते हैं वो ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो अपने वेपन्स को छोड़ दे, और उनको कंपेल किया जाता है वघेरा चीफ को, जो ओखला मंडल के होते हैं, कि वो अपने वेपन को छोड़ दे। जो वगैरह होते हैं वो रोड के ऊपर आ जाते हैं, और उनकी जो ब्रिटिश टेरिटरीज होती है 1818 और 19 के बीच, जिसके अंदर इनको पीस ट्रीटी स्यू करनी पड़ती है नवंबर 1820 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, रिसेंटमेंट थी एलियन रूल से, इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की जो वहां के गायकवाड़ और बड़ौदा के हैं वो क्या करें, वो खुद के आर्म को छोड़कर पीस स्यू करें। बट इसमें क्या होता है कि वगैरह जो वहां पे होते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, जहां पे ब्रिटिशर्स टेरिटरी के अंदर, और उनको पीस स्यू करनी पड़ती है वहां पे, कब, 1820 के अंदर, ठीक है। रिमेंबर करना है आपको 1818 टू 1820 के बीच, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ओहोम रिवोल्ट 1828 के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ओहोम रिवोल्ट के अंदर ब्रिटिशर्स प्रॉमिस करते हैं कि वो विड्रू करेंगे आफ्टर बर्मा जो वॉर होती है 1824-26 के बाद, वो वहां से विड्रॉ कर लेंगे, चले जाएंगे। बट रियल में क्या होता है कि विड्रॉ करने की बजाय वो वहां पे अगेन इनअप्रोप्रिएट अटेम्प्ट करते हैं ओहम्स के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से रिवोल्ट राइज हो जाता है 1828 के अंदर, जिसमें गोमदार कंवर वहां पे उनके जो लीडर होते हैं, ठीक है। धनंजय और बेंगोहेन जो वहां पे होते हैं, जयराम खैरगेरा फूकन जो वहां पे होते हैं वो मीट करते हैं जोरहट के अंदर, और चूज करते हैं गोमदार जो वहां पे किंग होता है एज अ किंग, ठीक है। ब्रिटिश हैड टू साइन कंसिलेटरी पॉलिसी एंड रिस्टोर बैक, ठीक है। इसमें क्या होता है, उनको वहां पे कंसिलेटरी, उनको यहाँ पे एक ट्रीटी टाइप साइन करने पड़ते हैं, जिससे वो वापस से पीस को वहां पे रिस्टोर कर सके। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मेन रीजन था कि उनके कुछ प्रॉमिस थे कि वो
असम से वहां से वापिस चले जाएंगे, बट रियल में वो इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहे थे ओम्स के साथ, इसलिए गोमदार कंवर होते हैं वो वहां पे रिवोल्ट रेज करते थे। इसमें धनंजय बेगोहेन और जयराम खैरगेरिया फूकन जो होते हैं जोरहट के अंदर मिलते हैं, और फिर वहां पे गोमदार को एज अ किंग ज्वाइन कर लेते हैं, और बाद में ब्रिटिशर्स को वहां पे पीस ट्रीटी वहां पे स्यू करनी पड़ती है, जिसके बाद अल्टीमेटली रिवोल्ट को क्या किया जाता है आपके, उसको सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फिर है सूरत एजिटेशन 1840s। सूरत एजिटेशन 1940s के अंदर होती है, जिसमें एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स होते हैं ड्यू टू राइज इन द सॉल्ट ड्यूटी, जिसके अंदर 50 पैसे से 1 रुपए तक की सॉल्ट ड्यूटी उनके ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि उनको फोर्स करना पड़ता है पॉपुलर मूवमेंट जो 1844 के अंदर चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ता है, जो एडिशनल ड्यूटी उन्होंने सोल्ट के ऊपर लगाई है वो ब्रिटिशर्स को वहां पे विड्रॉ करनी पड़ती है। और अगेन 1848 के अंदर गवर्नमेंट फोर्स टू विड्रॉ द मेजर्स टू इंट्रोड्यूस बंगाल सेटलमेंट वेट एंड मेजरमेंट। उसके बाद क्या होता है कि 1848 के अंदर अगेन गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ता है, उनको विड्रॉ करना पड़ता है, जो मेजरिंग का सिस्टम था मेजर का, अब वो उनको बंगाल स्टैंडर्ड का वहां पे वेट और मेजरमेंट के हैं वो स्टैंडर्ड वहां पे लाने होंगे। ठीक है, सो ये था सॉल्ट एजिटेशन जो सूरत के अंदर था, जिसमें सबसे पहले तो 50 पैसे से 1 रुपए तक का रेट के ऊपर मतलब सॉल्ट के ऊपर ड्यूटी थी। सेकंड मोमेंट जो वहां पे हुआ, इसमें उनको एक्स्ट्रा जो एडिशनल ड्यूटी थी उसको विड्रॉ करना पड़ा। साथ ही 1848 के अंदर उनको विड्रॉ करना पड़े मेजर इंट्रोड्यूसिस, और इंट्रोड्यूस क्या करना पड़ा उनको, बंगाल स्टैंडर्ड के वेट एंड मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कोल्हापुर रिवोल्ट। कोल्हापुर और सामंतवादी रिवोल्ट जो आपका 1844 के अंदर हुआ है। इसमें क्या होता है, जो गडकरीज होते हैं इसको बोलते हैं गडकरीज रिवोल्ट, गडकरी रिवोल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गडकरीज होते हैं वो हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास के पर्सन होते हैं। ठीक है, जो गैरिसन होते हैं, जो मराठा फोर्ट को गैरिसन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाती है सम ऑफ द सामंतवादी एरियाज, कुछ सामंतवादी एरिया के अंदर, क्योंकि उनके जो किंग होते हैं उनको वहां पे रूलर को डिस्पोज किया जाता है, जिसमें पीपल रिवोल्ट करते हैं लगभग 1830 के अंदर, 1836 और 1838 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो रिवोल्ट करते हैं। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी लॉ, वो बहुत लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पे बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको कंट्रोल के अंदर लाया जा सके। ठीक है, यह है कोल्हापुर महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से हो गए, उनके रूलर को डिस्पोज करने की वजह से वहां पे कंटिन्यूसली रिवोल्ट बोलते हैं। याद रखना है, कोल्हापुर एंड सामंतवादी रिवोल्ट और गडकरी रिवोल्ट इन 1844। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वहाबी मूवमेंट। ठीक है, वहाबी मूवमेंट 19th सेंचुरी के आसपास है, जिसमें आप डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं 1781 से 1831 के आसपास। इसके जो मेजर एरिया रहे हैं वो है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इवन ये स्प्रेड ऑल इंडिया के अंदर ही था लगभग। ठीक है, बट मेन एरिया यही थे। अब ये क्या था, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसको स्टार्ट किया था सईद अहमद ऑफ रायबरेली। ठीक है, रायबरेली के साहिब अहमद ने स्टार्ट किया था, किसकी टीचिंग के ऊपर, वो टीचिंग थी अब्दुल वहाब की 1703 टू 87 के बीच। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इसका मेन जो इंपॉर्टेंट था सेंटर वो है पटना। ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जिहाद पंजाब के रूलर के खिलाफ, और उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी इन्होंने जिहाद कर दिया था। ठीक है, ये स्प्रेड कर रहे थे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, और इसमें सीरीज मतलब बहुत सारी सीरीज थी जिसमें वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली वहाबीज के जो इवेंट थे वो कंटिन्यूसली रेज कर रहे थे इन 1816 के आसपास भी। ठीक है, ये था वहाबी मूवमेंट के बारे में। एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर या हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट सेंटर वो पटना के अंदर है। मेनली ये था आपका यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के अंदर, और किसने स्टार्ट किया था, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट वहाबी मूवमेंट के बारे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कुका मूवमेंट। इसी के साथ ही मैंने पहले भी बताया था, जो आपका कुका मूवमेंट है उसको कंफ्यूज नहीं करना है कुकीज के साथ, जो आपका कब था 1917 के आसपास मणिपुर के अंदर। ठीक है, तो कुका मूवमेंट है, इसको जो स्टार्ट किया था वो क्या था, भगत मल ने वेस्टर्न पंजाब के अंदर। ठीक है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, मतलब पाकिस्तान के एरिया के आसपास, यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। इसके जो 7 के मेंबर थे वो थे बाबा राम सिंह, जो ऑलरेडी फाउंडर थे नामधारी सेक्ट के। ओके, भगत सिंह थे, इनको ऑक्युपाइड कर लिया था कैसे, चेंज टू रिलीजियस पार्टिसिपेशन मूवमेंट। ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद इसको एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह देखा जा रहा था, जिसमें क्या था, ये एक प्यूरिफिकेशन मूवमेंट की तरह से। ठीक है, नॉट पार्टिसिपेशन, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट के हिसाब से।
अब वो क्या चीजें थी जो वो चाह रहे थे कुका मूवमेंट के लोग, वो था सबसे पहले वो अबोलिशन चाह रहे थे कास्ट का सिखिज्म के अंदर, कि सिख के अंदर जो कास्टिज्म है वो खत्म हो, ठीक है। सेकंड, वो चाह रहे थे कि सिख वगैरह है वो किसी भी तरह का मीट वगैरह खाना छोड़ दे, उसको बंद कर दे, ठीक है। दूसरा, वो ड्रग और अल्कोहल को कंप्लीटली खत्म करना चाहते, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन का, ठीक है। वो चाहते थे कि विडो मैरिज को कंटिन्यू किया जाए। वो एक ब्रिटिशर्स फ्री इंडिया चाह रहे थे कि इसके अंदर ब्रिटिशर्स ना हो तो वो बेहतर इंडिया होगा, ठीक है। वो बॉयकॉट चाह रहे थे इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है। वो अपने जो गुरुमुखी है लैंग्वेज उनकी, उसको बढ़ाना चाहते थे, पंजाबी लैंग्वेज की लिपि गुरुमुखी उसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे, इवन हिंदी, ठीक है। बट वो बॉयकॉट चाह रहे थे इंग्लिश एजुकेशन का। वो स्वदेशी को प्रमोट कर रहे थे कुका, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर अगर भाग लिया था या उसको प्रमोट करने की कोशिश की थी वो थे आपके कुकास, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा इनका इंडियन मूवमेंट के अंदर, और इसको क्रश किया था 1863 टू 72 के आसपास, ठीक है। और जो राम सिंह थे, जो ये मैं बताया था पे बाबा राम सिंह, जो नामधारी सेक्ट के फाउंडर थे, उनको रंगून किया गया था डिपोर्ट 1872 के अंदर, ठीक है। यह है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुका मूवमेंट जो कहां था 1840s के अंदर पंजाब के अंदर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अब है फीजेंट मूवमेंट, ओके। फीजेंट मूवमेंट के अंदर हमारे पास है जो रिलीजियस टोन के साथ जुड़े होंगे, जिसमें अंदर है नारकेलबेरिया अपराइजिंग रहेगी आपकी, पागलपंथीज के अपराइजिंग रहेगी, ठीक है। फिर राइजीज मूवमेंट रहेगा, मोपला राइजिंग रहेगी आपकी, और फीजेंट रोल रहेगा 1857 के अंदर की, उनका रोल किस तरह से था, ठीक है। ये देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो फर्स्ट रिवोल्ट दिया पे यहाँ पे वो है नारकेलबेरिया मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट यहाँ पे है हमारे पास, जिसको फाउंड किया था टिट्टू मीर ने, ठीक है। टिट्टू मीर ने इसको स्टार्ट किया था, या उनको बोलते हैं मीर नित्तूर, जो 1782 से 82 से 1831 के बीच था, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर ही था, जिसमें अगेंस्ट किस वजह से था, ये किसके अगेंस्ट था? सबसे पहले यहाँ पे जो लैंडलॉर्डिज्म था, जिसके अंदर मेनली हिंदूज थे, उसके विरुद्ध था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बियर्ड टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया फिराजीज के अंदर, जो फिराजीज कम्युनिटी थी उसके अंदर बियर्ड टैक्स था, इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। और ब्रिटिश जो इन्वॉल्वमेंट थी इंडिगो प्लांटेशन वो वहां पे करवा रहे थे, इसके अगेंस्ट ये इनकी डिमांड थी, जिसके अगेंस्ट वो वहां पे मूवमेंट या अपराइज कर रहे थे, ठीक है। इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फर्स्ट आर्म रिवोल्ट भी बोला जाएगा। फिजेंट का जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फर्स्ट आर्म रिवोल्ट था वो यही था, नारकेलबेरिया मूवमेंट, जिसके अंदर उन्होंने आर्म्स भी उठा लिए थे, ठीक है। और बाद में इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट की तरफ इसकी शेप ले ली थी, और ये मूव हो गया था वहाबी मूवमेंट की तरफ, ठीक है। इसके अंदर मर्ज हो गया था बाद में वहाबी मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है पागलपंथी, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंसी है ये भी। पागलपंथी आपका 1825 टू 31 के बीच, ठीक है। ये सेमी रिलीजियस ग्रुप का था, जिसमें हजोंग और गारो ट्राइब, दो ट्राइब है, इन ट्राइब का था इंपॉर्टेंट, जो जिनकी वजह से रुक गया था पागलपंथी, ठीक है। और ये ओल्ड बंगाल के अंदर था, फाउंड किया था करम शाह के द्वारा, ठीक है। अब इसके अंदर अगेंस्ट किस चीज के अगेंस्ट था? सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ जमींदार, जमींदार के द्वारा इनका जो ऑपरेशन किया था वो। दूसरा, ये रिफ्यूज कर रहे थे पे टैक्स, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक वो टैक्सेस पे कर रहे थे, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट उन्होंने मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह के टैक्सेस वहां पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अटैक किया जमींदार के हाउसेस के, बहुत सारे को मतलब हाउस जो थे उनके वो जला दिए थे। फिर गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने पड़े वहां पे अरेंजमेंट, और रिवोल्ट को फाइनली सप्रेस कर दिया। ये था आपका पागलपंथी रिवोल्ट के बारे में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फिराजीज मूवमेंट, ठीक है। अभी जो मैंने पहले बताया कि जो नारकेलबेरिया अपराइजिंग थी उसके अंदर इनके ऊपर बियर्ड टैक्स लगा दिया था, इसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। ये आपका रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो 1818 के अंदर हुआ था, फिराजी, ठीक है। ये फॉलोअर है, मुस्लिम सेक्ट के फॉलोअर होते हैं ईस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और ये एडवोकेट क्या करते हैं? रेडिकल रिलीजियस सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के लिए, ठीक है। ये उसको वहां पे प्रमोट कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि एक दुद्दू जो मियाँ होते हैं वहां पे 1960 के बीच वो ऑर्गेनाइज करते हैं फॉलोअर को, कि वो वहां से ब्रिटिश का जो इंट्रूडर है उनको एक्सपेल करेंगे, ठीक है। वहां से वो उनको बाहर करना चाह रहे थे, ठीक है। और जो इसके फाउंडर थे वो फाउंडर है इसके हाजी शरीयतुल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट है हाजी शरीयतुल्लाह, इसके इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन कहीं पे पूछा जा चुका है, ठीक है। ये वहां से ब्रिटिशर्स को एक्सपेल करना चाह रहे थे, उनको वो एज ए ट्रूडर की तरह वहां पे देख रहे थे कि ये जबरदस्ती वहां पे घुस आया है,
और जो टेनेंट थे वो अगेंस्ट थे जमींदार के, ठीक है। टेनेंट वो होते हैं जो पे करते हैं एक अमाउंट किसी लैंड पे रहने के लिए, क्योंकि जमींदार ने उन्होंने हायर किया था, तो उनके भी वो खिलाफ थे। वो कंटिन्यूड कर रहे थे इस चीज को, जो उनका एजिटेशन था 1838 टू 57 तक, ठीक है। मोस्ट ऑफ देन बाद में इन्होंने वहाबी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट को मैंने अभी बता दिया आपका फेराजी। और दूसरे अभी हम लास्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा, जिसके अंदर क्या था, कौन सा सेक्ट था, पागलपंथी, ठीक है। नॉट पागलपंथी, वो था हमारे पास नरकलबेरिया, ठीक है। जो ये नरकलबेरिया भी थे ये भी बाद में इसी के अंदर मर्ज हो चुके थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, दोनों के दोनों बाद में वहाबी मूवमेंट के साथ यहाँ पे जुड़ चुके थे, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मोपलाह रिवोल्ट, जो 1836 और 94, मैंने बोला था इसका जो फर्स्ट राइज होता है वो आपका 1836 से 54 के बीच, और सेकंड शिफ्ट में 1921 के बीच ये स्टार्ट होता है केरला के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट इसका इनिशिएटिव रहता है, ये फर्स्ट रिवोल्ट रहता है, वो किस लिए होता है, रेवेन्यू और लैंड का साइज, वहां पे जो हाइक था रेवेन्यू का वो उसको इंक्रीज कर रहे थे, बट जो लैंड का साइज था वो कंटिन्यूसली स्मॉल हो रहा था, इसके खिलाफ। और सेकंड में इसमें क्या था कि कांग्रेस और जो खिलाफत कमेटी थी उन्होंने सपोर्ट किया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए सपोर्ट मांग रहे थे, किससे, मोपला से, इसलिए वो मोपला जो कम्युनिटी थी उनको वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर दिखा रहे थे। बट बाद में जो कांग्रेस का डिस्टेंस हो गया था हिंदू मुस्लिम के जो अलग अलग होने की वजह से, इन दोनों को मतलब खिलाफत और कांग्रेस को वहां पे सपोर्ट नहीं मिल पाया था, ठीक है। ये हिंदू लैंडलॉर्डिज्म की तरफ इशारा कर रहे थे वहां पे कि उनके कंटिन्यूसली जमींदार का जो सप्रेशन हो रहा था उसकी वजह से ये रिवोल्ट वहां पे हुआ था 1921 के अंदर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अब ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट जो थे उसके पीछे सबसे पहले मेन रीजन क्या था, आउटसाइडर आर एनिमी, इनका मानना था कि जो आउटसाइडर है वो एनिमी है। आउटसाइडर किसको वहां पे बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे एनिमी है, ठीक है। फिजेंट मेनियल लेबर लेफ्ट अलोन, जो डेली के छोटे मोटे वर्क करने वाले फिजेंट थे वो अकेले पड़ रहे थे, ठीक है। उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा था, वायलेंस कौन कर रहे थे, जमींदार, ठीक है। जमींदार कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे, और उनकी रेवेन्यू की जो पॉलिसीज थी वो कर रही थी, ठीक है। उसके बाद में जो इनके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो थे मनी लेंडर, मनी लेंडर जो उनको पैसे दे रहे थे, ठीक है। मनी लेंडर भी इसके लिए प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। और इनको प्रॉब्लम किस वजह से थी, ये नहीं मानते थे कि जो ये मैनुअल लेबर का अलोन हो चुके हैं, वायलेंस इनके खिलाफ हो रहा है, वो ये नहीं मानते थे कि यहाँ के जो इंडिजिनस पर्सन है वो ये चीजें करें। उनका मानना था कि जो कॉलोनियल रूल है, मतलब ब्रिटिशर्स की अप्रोच की वजह से ही उनके साथ ये प्रॉब्लम वहां पे हो रही है, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर जो कॉमन रिसेंटमेंट का कॉज था वो था कॉलोनियल, जो कॉलोनियल वहां पे प्रॉब्लम थी, वो कॉलोनियल क्या चाहते थे, मतलब ब्रिटिशर्स वहां पे चाहते थे कि वो ट्राइबल के जो ट्रेडिशंस एंड सोशल फॉर्म है वो उसको खत्म करना चाह रहे थे, और उनका जो इन्फ्लुएंस था फॉरेस्ट के अंदर वो उसको खत्म करना चाह रहे थे, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। तीसरा, यहाँ पे बहुत सारी जो अपराइजिंग थी वो सिर्फ इसीलिए हो रही थी, क्यों, क्योंकि वो उनको वहां पे सप्रेस करना चाह रहे थे, उनको वहां से बाहर भगाना चाह रहे थे, ठीक है। ट्राइबल जो अपराइजिंग के अंदर जो डिमांड वगैरह थी वो मॉडर्न सॉरी जो ट्राइबल मूवमेंट के अंदर डिमांड थी अपराइजिंग की, डिमांड किस वजह से हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको वहां से बाहर भगाना चाह रहे थे, तो इस वजह से जो अपराइजिंग थी वो कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, बट वो डूम्ड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि मॉडर्न जो वेपन थे ब्रिटिशर्स के पास वो भारी पड़ रहे थे, किसके ऊपर, फीजेंट के ऊपर या ट्राइबल के ऊपर, क्योंकि ट्राइबल अपने ट्रेडिशनल वे से लड़ रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल वो स्टोन टाइप हो गया या स्पीयर हो गया, या फिर उनकी क्या होगी एक प्रकार से तलवार टाइप, ठीक है। वो उन चीजों से लड़ रहे थे, तो वो उनके लिए भारी पड़ रही थी उनके मॉडर्न हथियार के ऊपर। ये चीजें थी जिसकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट वहां पे कंटिन्यूसली वो राइज हो रहा था, और क्यों राइज हो रहा था मैंने इसके अंदर सारी चीजें बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर जो वहां पर हमारे पास मूवमेंट है ट्राइब के अंदर, वो है हमारे पास पहाड़ियाज, आप पहाड़िया बोलिए, पहाड़ियाज बोलिए, रिवेलियन। पहाड़ियाज और रिवेलियन था ये आपका कहां पे, राजमहल हिल्स के अंदर 1778 के अंदर ये हुआ है, ठीक है। ब्रिटिशर्स टू स्यू फॉर पीस, यहाँ पे जो कंटिन्यूसली इनका मार्शल
पहाड़ी थे। मार्शल का मतलब है इनके पास हथियारबंद ये लोग थे और इनके साथ ब्रिटिशर्स को पीस स्यू करनी पड़ी और इनको डिक्लेयर करना पड़ा इनका लैंड एक डोमिनिकल, ठीक है, जो इनका लैंड है वो वहां पे एक स्पेशल लैंड उनको देना पड़ा और इस तरह से ये रिबेलियन जो था पहाड़ियों का वो यहाँ पे खत्म किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी जो आपकी 1831 के अंदर हुई है। ये हुई है हमारे झारखंड के अंदर और उसके इंपॉर्टेंट प्लेस है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और प्लमाऊ, ठीक है, इसके अंदर ये हुई है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्लैश स्टार्टेड कहां से हुआ, यहां पे हुआ जब लार्ज लैंड जो ट्रांसफर की गई आउटसाइडर को, ठीक है, यहां पे बोलता है कि जो लार्ज लैंड के पीस थे वो ट्रांसफर की गई हिंदू, सिख और मुस्लिम फार्मर के लिए। जो वहां के ट्राइबल पीपल थे वो ट्राइबल पीपल के साथ क्या हुआ कि उनकी लैंड को ट्रांसफर किया गया दूसरे पीपल के लिए ताकि वहां से हैवी रेवेन्यू की डिमांड जो उसको मीट किया जा सके, ठीक है। जो जमींदार थे, जमींदार क्या कर रहे थे, वहां से लैंड को आगे बढ़ा रहे थे हिंदू, सिख और मुस्लिम की तरफ, फार्मर की तरफ, क्योंकि वो हैवी डिमांड चाहते थे वहां पे टैक्सेस की, ओके। और ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी वो डिस्टर्ब कर रही थी क्या, ट्रेडिशनल वे जो उनकी थी कोल की, ठीक है, जो कोल थे वहां पे उनके ट्रेडिशनल जो तरीके थे वो उसको वहां पे खराब कर रही थी, ठीक है। इनका जो लीडर था वो था बुद्धो भगत, इनका इंपॉर्टेंट लीडर है, इंपॉर्टेंट है। और जो कोल रिबेल है वो किल एंड बर्न कर रहे थे 1000 आउटसाइडर को। मतलब आउटसाइडर कौन है यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम और सिख जो रेज किए जा रहे थे, इनको बहुत लोगों को यहाँ पे मारा गया और उनके घरों में आग लगा दी गई, ठीक है। यह है कम्युनिटी जो 1831 के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। हो एंड मुंडा अपराइजिंग है आपकी 1820 और 1837 तक, ठीक है। ये अगेंस्ट थी आपके फार्मिंग पॉलिसीज है, रेवेन्यू एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू स्टार्ट किया था उसके खिलाफ। मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम रिवोल्ट आप करेंगे रेवेन्यू सिस्टम से, ठीक है, टैक्सेस के लिए, ठीक है, जमींदारी इश्यूज के लिए, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है, रेतवारी सिस्टम हो सकता है, महलवारी सिस्टम हो सकता है, ये सारे के सारे सिस्टम हो सकते हैं। और ब्रिटिशर्स का एक स्पेशल जो फॉरेस्ट के ऊपर वो अपना आधिपत्य जमा रहे थे, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें थी जिसके ऊपर वहां पे रिवोल्ट हुए, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे किस वजह से हो रही थी, उनकी जो फार्मिंग पॉलिसीज वहां पे थी रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, प्रभात, एक किंग थे जिसका नाम था प्रहत जो किंग थे उनकी वजह से, जिन्होंने हो ट्राइब्स को इकट्ठा कर लिया था 1827 के अंदर। और बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स कर लिया था कि वो जल्दी से जल्दी सबमिट करें, बट अगेन 1831 के अंदर ये प्रोटेस्ट अगेन रीच करते हैं जिसको सप्रेस किया जाता है 1837 के अंदर, ठीक है। अगेन दोबारा से ये रोज करते हैं जिसके उलुगुन रिवोल्ट भी जिसको बोलते हैं, बिरसा मुंडा के अंदर 1899 से 1900 के बीच साउथ के अंदर, ठीक है। उलुगुन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग होती है आपकी 1816 टू 1920 के बीच, जो अगेंस्ट होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्यूडल एंड जमींदारी टेन्योर, ठीक है। फ्यूडल और जमींदारी के जो टेन्योर होते हैं उसके रिलेटेड वो चीजें वहां पे होती है। और मनी लेंडर के एक्सप्लोइटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है किसके द्वारा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है जो आपका 1899 से 1900 के बीच होता है, ठीक है। और ये उलुगुन जो रिवोल्ट है इसको सप्रेस किया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ बिरसा मुंडा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार क्रोनोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है संथल अपराइजिंग। ये भी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है संथल अपराइजिंग, ठीक है। ये अगेंस्ट था बिहार के अंदर पहली बात तो, और इसको जमींदारी के खिलाफ ये वहां पे था ड्यू टू हाई रेवेन्यू, जिसके अंदर हाई रेवेन्यू लेंडर्स और एक्सप्लोइटेशन, मनी लेंडर का एक्सप्लोइटेशन और हाई रेवेन्यू की वजह से, ठीक है। ओप्रेसिव उनकी जो डिस्पोजिशन थी लैंड के ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से भी वहां पे हो रहता है। सोन यहाँ पे जो टर्न एंटी ब्रिटिश जो ये मूवमेंट था ये एंटी ब्रिटिश टर्न हो गया, जिसके अंदर सिद्धू और कानू दो इंपॉर्टेंट इसके लीडर है जो एंड करना चाह रहे थे ब्रिटिश रूल को, बट इसको अल्टीमेटली सप्रेस किया जाता है 1856। ये वही रिवोल्ट है जो 1857 के वॉर से जस्ट पहले वहां पे हुआ था, संथल अपराइजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लर्न करने की जरूरत है कि किस वजह से हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास है खोंड अपराइजिंग जो आपके मिलेगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है, 1837 से 56 के बीच। अब इसमें क्या होता है कि 1837 टू 56 के बीच ओडिशा और विशाखापट्टनम के इसके जो मतलब मेन रीजन होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं, ओडिशा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगेंस्ट कंपनी रूल के ये अगेंस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि चक्र बिसोई यहाँ पे एक यंग राजा होते हैं जो खोंड को लेड करते हैं, इनको ज्वाइन किया जाता है गुमसार और
कालाहंडी से जो पीपल होते हैं वो कर लेते हैं, बट ये अपोज कर रहे थे, उसमें था ह्यूमन सेक्रीफाइस। सबसे पहले ह्यूमन सेक्रीफाइस को ये वहां से खत्म करना चाहते क्योंकि वहां पे ह्यूमन सेक्रीफाइस था। दूसरा, न्यू टैक्सेस वहां पे लगे हुए थे, और तीसरा एंट्री ऑफ जमींदार, वहां पे नए जमींदार वगैरह घुस रहे थे। इन सबको डिसअपियरेंस के लिए वो वहां पे विद्रोह कर रहे थे। बट जैसे ही राजा यहाँ पे ये खत्म होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस खत्म होता है, ये रिवोल्ट एंड हो जाता है, और अल्टीमेटली 1914 के अंदर इसको बिल्कुल कंप्लीटली इसको कंप्लीटली खत्म किया जाता है 1856 के आसपास। बट अगेन ये रिवोल्ट दोबारा स्टार्ट हो जाता है 1914 के आसपास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है खोंट, जो आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा के अंदर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है कोया रिवोल्ट। अब कोया रिवोल्ट आपके ईस्टर्न गोदावरी रीजन के अंदर होता है, नॉर्थ 3 के अंदर, 40 के अंदर, 45 के अंदर, 58, 61 और 62 के अंदर। और अगेन ये रोज करता है आपका 1890 और 80 के बीच। ठीक है, बट 1879 और 80 के बीच इसके अंदर इनको एक लीडर मिल जाता है जिसका नाम होता है तोना सोरा। ठीक है, एक लीडर मिल जाते हैं, बट ये अपोजिशन, ये अपोज कर रहे थे। वो अपोजिशन को जो चीजें हैं वो है आपकी पुलिस। सबसे पहले पुलिस को अपोज कर रहे थे, सेकंड मनी लेंडर को अपोज कर रहे थे, थर्ड रेगुलेशंस, जो न्यू रेगुलेशन वहां पे अंदर आ रहे थे। ठीक है, और ये मना कर रहे थे आपके जो कस्टम राइट फॉरेस्ट के ऊपर लगा रहे थे उसके लिए मना कर रहे थे। ठीक है, और जो ये रिवोल्ट था इसको बिल्कुल खत्म कर गया जब डेथ हो गई यहाँ पे तोमन्ना सोरा की डेथ के बाद। ठीक है, अगेन 1886 के अंदर दोबारा इसको स्टार्ट किया था राजा अनंत्यागर के द्वारा। ठीक है, इस तरह से रिवोल्ट था। कोया का रिवोल्ट इंपॉर्टेंट किस लिए था यहाँ पे मैंने बता दिया, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पुलिस के, मनी लेंडर के। ठीक है, न्यू रेगुलेशंस थे उनके, और वो कस्टम जो राइट फॉरेस्ट के ऊपर थे उसके लिए डिनाइड कर दिया गया था। जो पहले राइट वहां पे ट्राइब्स के होते थे उस ट्राइब्स को यहाँ पे मना कर दिया था कि अब डिनाई कर दिया गया था, इस वजह से भी ये रिवोल्ट वहां पे हो रहा था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास भील रिवोल्ट। भील रिवोल्ट आपका वेस्टर्न घाट के आसपास हुआ है, मलाबार रीजन के अंदर, जो 1870 से 19 के बीच हुआ है, वेस्टर्न घाट और दक्कन के बीच। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिवोल्ट अगेंस्ट होता है आपका कंपनी रूल के 1817 टू 19 के बीच। ठीक है, एज इसके अंदर क्या होता है कि वहां पे वो फेमाइन फेस कर रहे होते हैं, दूसरा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वहां पे रहता है, और मिस गवर्नमेंट और इस तीन चीजों की वजह से, इकोनॉमिक डिस्प्रेशन और फेमाइन की वजह से वो वहां पे रिवोल्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिवोल्ट होता है आपका 1825, 31 और 46 के अंदर, बट ब्रिटिशर्स को वहां पे पीस के लिए आना पड़ता है। ठीक है, बट उसके बावजूद भी ये अगेन वहां पे रिवोल्ट राइज करता है। मैंने यहाँ पे बताया आपको 25 के अंदर, 31 और 46 के अंदर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गुरु गोविंद सिंह ने भी हेल्प किया था भील्स को राजस्थान के अंदर, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, भील रिवोल्ट के लिए, ताकि वहां पे भील राज आ सके। ठीक है, भील राज वहां पे इस्टेब्लिश हो सके, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कोली राइजिंग। कोली राइजिंग हमारी 1828 के अंदर है। ये कहां पे थे, नेबरिंग ऑफ द भील्स, इसी एरिया के आसपास ये थे, मालाबार रीजन के आसपास। अगेंस्ट कंपनीज रूल के खिलाफ थे 29 के अंदर, 39 के अंदर, 49 के अंदर, 48 के अंदर ये वहां पे एक्टिव थे। ठीक है, किस लिए एक्टिव थे, क्योंकि लार्ज स्केल वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, और जो डिसमेंटल हो गए थे उनके फोर्ट्स, जो उनके फोर्ट्स थे कॉलेज वगैरह के, वो डिसमेंटल हो गए थे और एम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ गई थी, इसलिए राइजिंग वहां पे देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रामोसी राइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, 1882 के अंदर है, जिसके अंदर रिसेंटेड विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। यहाँ पे ये हैरान थे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के लिए। एनेक्सेशन किसमें, मराठा टेरिटरीज का एनेक्सेशन जो हो गया था, इसमें क्या था, जो रामोसी आपके थे वो वहां पे एम्प्लॉय किया जाते थे मराठा के द्वारा। ठीक है, मराठा के द्वारा वो वहां पे एम्प्लॉय किए जाते थे, और इसको जो रोज किया था चित्तौड़ सिंह ने रोज किया था 1822 के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लंडर किए बहुत सारे एरिया 17 के अंदर, और अगेन ये इरप्ट भी हुआ था 1825 और 26 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि एक तो रामोसी राइजिंग, ठीक है, जो आपके 1822 के अंदर, दूसरा एक है रामोसी फीजेंट फोर्स, ये आपका 1889 के अंदर। दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं है, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों ही कहां पे, महाराष्ट्र के आसपास है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो कुछ मोमेंट इसी के बीच के बच चुके हैं वो है हमारे पास नायकाडा मोमेंट। पहला है नायकाडा मोमेंट, जो कहां पे हुआ है 1860 के अंदर, अगेंस्ट ब्रिटिश और एक कास्ट हिंदू के लिए। ठीक है, एमपी के अंदर
इंपॉर्टेंट है। दूसरा, खारवार रिबेलियन जो आपका हुआ है 1817 के अंदर बिहार अगेंस्ट रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद बस्तर रिवोल्ट यहाँ पे हुआ है 1910 के अंदर अगेंस्ट फॉरेस्ट ड्यूटीज के लिए, फॉरेस्ट ड्यूटीज और फ्यूडल के रिलेटेड ये चीजें हुई है, ठीक है। रंपा रिवोल्ट वहां पे 1916, 21, 24 के अंदर, ये कहाँ पे किसने किया था? अल्लू सीताराम राजू, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसके ऊपर वो फिल्म भी बनी है RRR, ठीक है, उसमें होता है अल्लू सीताराम राजू, ये वही है रंपा रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट सत्याग्रह जो आपका चेंचू ट्राइब के द्वारा 1920 के बीच किया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, और गोंड राइजिंग 1940s के अंदर, ठीक है, और ये इसी के साथ ही जुड़ा है। दूसरा, सूरत सॉल्ट मार्च, ये भी 90s के आसपास ही है, दोनों सेम ही इसके अंदर है, डेट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट है खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग के बारे में, जो यहाँ पे गारो हिल्स के आसपास हुई है, ठीक है। इसमें लिंक किस वजह से होता है, ये किस वजह से हो रहा था? इसमें लिंकिंग रोड की बात हो रही थी कि ब्रह्मपुत्र वैली टू सैलत, जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक एरिया है, वहां तक वो चाह रहे थे कि वो एक लिंकिंग रोड के लिए बनाएंगे, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बट जो खासी और गारो ट्राइब थी या खम्पतीज थे, वो कम वहां पे इकट्ठे आ गए, वो चाहते थे कि वहां पे इस तरह का किसी तरह का लिंकिंग रोड ना बने, ताकि उनके जो ट्राइबल के राइट है वो खत्म ना हो, ठीक है। तीरथ सिंह वो ड्राइव करते हैं मतलब बहुत तीरथ सिंह वहां पे ड्राइव करते हैं ब्रिटिशर्स को बहुत ही बाहर की तरफ, है ना। वो चाहते हैं कि स्ट्रेंजर हैं वो बाहर रहें उनके एरिया से, इसलिए वहां पे रिवोल्ट होता है और इसको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बट एंड में इसको क्रश किया जाता है 1833 के अंदर, ठीक है। तीरथ सिंह वो पर्सन है जो वहां पे चाहते हैं कि वो स्ट्रेंजर को वहां से ड्राइव आउट करेंगे, इसलिए वहां पे खासी रिवोल्ट होता है लिंकिंग की वजह से, रोड लिंकिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, जिसके अंदर है अहोम रिवोल्ट, ये मैंने बताया है 1828 और 23 के अंदर, ठीक है, जहां पे उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। खासीज 1820 के अंदर, ठीक है। सिंह फोर्स 1830 के अंदर, मैंने बोला था अहोम्स यहाँ पे साथ साथ में दिए दोनों असम के अंदर। कुकीज रिवोल्ट 1917 और 19 के अंदर, और इसी के साथ मैंने बोला था कुका जो आपका 1840s के अंदर पंजाब के अंदर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे रिक्रूटिंग लेबर, यहाँ पे जबरदस्ती कुकी के अंदर क्या रहा था कि रिक्रूट किया जाता लेबर को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जबरदस्ती, ठीक है। नागा मूवमेंट 1905 के लिए मणिपुर के अंदर, ठीक है। हरक्का कल्ट वो भी मैंने 1930s के अंदर आपको बताया था, ठीक है, मणिपुर के अंदर, जिसमें नागा एसोसिएशन भी फॉर्म हुई थी 1946 के अंदर, ठीक है। फिर है फिलाग्री फिजेंट रिवोल्ट जो आपका 1861 के अंदर, ठीक है। सल्फास रिवोल्ट जो आपका 1872 और 73 के बीच। वुमेन्स वॉर मणिपुर के अंदर 1904, और फिर कच्चा नागा चाचर जो आपका 1882 के अंदर, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत है, बहुत सारे हैं, बट कंटिन्यूसली आप इसको पढ़ते रहेंगे तो ही फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर है सिंह फोर्स रिवोल्ट 1830 के अंदर, और दूसरा मैंने बोला था अहोम्स जो आपका 1828 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे होता है बट इसको क्वेल किया जाता है जल्दी ही, ठीक है। इसमें अगेन जो इसकी राइजिंग आपको दिखती है वो 1839 के अंदर दिखती है, जिसमें चीफ जो निराग पेंडू होते हैं वो लेड करते हैं 1843 के अंदर, ठीक है। इसमें अटैक किया जाता है गैरिसन और किल किया जाता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। इसी के साथ ही आपके पास जो और रिवोल्ट है यहाँ पे वो है खम्पति रिवोल्ट जो आपका 1839 के अंदर, मिशमी 1836 के अंदर, और लुशेस रिवोल्ट जो आपका रहता है 1842 के अंदर, और मतलब मणिपुर के अंदर, और ये आपका रहता है असम के अंदर, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है रिवोल्ट 1857। इससे पहले के रिवोल्ट हम देख चुके हैं 1900 से 1947 के बीच में जितने भी रिवोल्ट या राइजिंग जो हुई है ब्रिटिश के अंदर वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बीच की जो राइजिंग या फिर फिजेंट ट्राइब और वो किसी भी तरह के रिवोल्ट थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट बचता है वो है रिवोल्ट 1857। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से किस तरह से 1857 रिस्पॉन्सिबल है एज ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो स्टार्ट होती है वो होती है 58 किलोमीटर दूर दिल्ली से लगभग, जो है मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है, और वहीं से ये जल्दी से जल्दी रीच हो जाता है पंजाब और बिहार की तरफ, ठीक है। उसके आसपास के एरिया में स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। बट इससे पहले क्या हुआ था, किस तरह से ये कंटिन्यूली हो रहा था, यहाँ पे क्या था कि 19th नेटिव इन्फेंट्री जो थी बहमपुर के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे क्या हो गया था
कि जो वहां पे पर्सन थे वो रिफ्यूज कर रहे थे इनफ्लेट जो आपकी राइफल थी उसको यूज करने के लिए, ठीक है। और उसी के बाद ही ब्रोक हो चुका था, ये बात है फरवरी 1857। वो मना कर रहे थे जो एनफील्ड राइफल थी उसको यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लगभग 29 मार्च को लेफ्टिनेंट जो बॉग होते हैं वो वहां पे बताते हैं कि एक यंग स्पाई है जिसका नाम है मंगल पांडे, जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक पर्सनल है। वो वहां पे बात होती है कि वो फायर करने से मना कर रहा है, ठीक है। बैरकपुर की बात है ये, बैरकपुर जो आपका कंटोनमेंट है वहां पे जो सार्जेंट था, सार्जेंट के ऑर्डर के बाद भी वो मना कर रहे हैं किसके लिए, फायर करने से, ठीक है। बट उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है जिसमें वो सार्जेंट को फायर करके मार भी देता है वहां पे। तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, ठीक है। ये बात होगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट 1857। वहां पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट बॉग 29 मार्च को ये कंप्लेन करता है या वहां पे बोलता है कि एक यंग स्पाई है मंगल पांडे जो 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक पर्सनल है, वो वहां पे फायर करता है सार्जेंट के ऊपर और उसको मार देता है कहां पे, बरकपुर कंटोनमेंट के अंदर, ठीक है। इन लीव ऑफ दैट एक्सक्यूशन वहां पे क्या होता है कि मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया जाता है सार्जेंट को मारने के लिए 8 अप्रैल, ठीक है। जहां पे क्या बोला जाता है कि इसने जो पर्सनल का एक आदेश था या एक ऑर्डर था उसको मानने से वहां पे मना कर दिया था, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन वहां पे हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ वहां पे क्या होता है कि 7th अवध रेजिमेंट वो डिफाई कर देते हैं 3 मई को कि वो सिमिलर फेट जो फेट आपकी मंगल पांडे ने कहां पे की, मंगल पांडे ने की बैरकपुर के अंदर, वहीं पे क्या होता है कि अवध की एक रेजिमेंट होती है जो डिफाई करती है, वो भी मना कर देती है 3 मई को कि हम भी इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे या जो आपकी इनफील्ड राइफल है उसका यूज नहीं करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 7th कौन कौन सी वो रेजिमेंट है या कौन कौन से वो हमारे पास इन्फेंट्री है जो उस टाइम पे रिवोल्ट के अंदर वहां पे भाग ले रही थी या जिन्होंने डिफाई किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए, ठीक है। उसी के साथ 24 अप्रैल को दोबारा होता है कि जहां पे 90% होते हैं थर्ड नेटिव कैवेलरी के जो रिफ्यूज कर जाते हैं एक्सेप्ट ग्रीस्ड कार्ट्रिज, ठीक है। जो ग्रीस कार्ट्रिज होते हैं वो मना कर देते हैं क्योंकि वहां पे एक र्यूमर थी कि इसके ऊपर जो फैट लगा होता है, चर्बी लगी होती है, वो गाय और सुअर की लगी है, इसलिए वो मना कर रहे थे, ठीक है। वहां पे 185 पर्सनल जो वहां पे थे उनको डिसमिस किया गया और उनको सेंटेंस किया गया 10 ईयर्स के लिए, मतलब 10-10 साल की उनको सजा सुनाई गई, किसमें, थर्ड नेटिव कैवेलरी जिन्होंने रिफ्यूज किया था, ठीक है। अब क्या होता है कि रिवोल्ट वहां पे ब्रो कर चुका होता है मेरठ के अंदर, ठीक है। मेरठ से स्टार्ट होती है जहां पे 10 मई को वो पर्सन होते हैं जो इम्प्रिजन किए होते हैं उनको रिलीज करवाया जाता है वहां से, किसके द्वारा, जो उनके साथ के कॉमरेड्स होते हैं, मतलब साथ में काम करने वाले रिलायबल पर्सन, ठीक है। और वहां पे ये एनगल्फ हो जाता है बैनर ऑफ रिवोल्ट, वहीं से आपका 1857 स्टार्ट हो जाता है 10 मई से, ठीक है। और फिर वहां से वो पर्सन कहां की तरफ, दिल्ली की तरफ वो अपनी स्टार्टिंग कर देते हैं और धीरे धीरे ये आसपास के जो एरिया है वहां पे कंटिन्यूसली फैलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके अंदर रियलिटी में मेजर कॉजेज क्या थे। सबसे पहले जो मेजर कॉज है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो किसके द्वारा किया गया था, डलहौजी के द्वारा 1848 टू 1856। 56 यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जितनी भी स्टेट्स को लैप्स किया गया था सबसे बड़ा रीजन वो था। सेकंड, वहां पे अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशंस, जो किंग्स वगैरह थे उनकी टाइटल और पेंशन खत्म कर दी गई थी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कंटिन्यूसली पेमेंट स्केल के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश और एक इंडियन जो पर्सन है दोनों की पे स्केल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था, एक रीजन यह भी था, ठीक है। रिलीजियस इशू, वहां पे रिलीजियस इशू इस तरह से था कि जो हिंदूज थे उनको सी के पार वो नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है सी के पास वो नहीं जा सकते थे, उनके लिए वो इनऑस्पिशियस होता था, ठीक है। और रिलीजन के बेस पे क्या था कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज वहां पे ग्रीस्ड कार्ट्रिज उनको वहां पे दिए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन जो है उसके अंदर है क्रिश्चियन मिशनरी। जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो कन्वर्जन को कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, कंटिन्यूसली कन्वर्जन तो था ही था बट कंजर्वेटिवनेस को भी वो सोसाइटी के अंदर कंटिन्यूसली फैला रहे थे, ठीक है। वो क्रिश्चियनिटी को कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे थे बट दूसरे धर्मों को वहां पे एक प्रकार से स्टैंड डाउन कर रहे थे, ठीक है। फिर अबोलिशन ऑफ सती, यहाँ पे आपको 1829 के अंदर और 1828 उसके आसपास 29 के और फीमेल इनफैक्ट शायद 1829
और 28 के आसपास। और विडो मैरिज 1856 एक मेजर कॉज बनता है, जिसके अंदर हिंदू का मानना होता है कि उनके जो कस्टम्स एंड राइट्स है उसको कंटिन्यूसली ब्रिटिशर्स के द्वारा ओवर पावर किया जा रहा है और खुद की मर्जी के हिसाब से वो उसके अंदर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और एक जो रीजन था वो है हार्श रेवेन्यू सेटलमेंट एंड टैक्सेस। जैसे कि हमने देखा कि जितने भी रिवोल्ट्स इससे पहले हुए उनके अंदर मेजर कॉज यही था, रेवेन्यू सेटलमेंट प्लस टैक्सेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उनको यहां से मिले और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वो यहां पे कलेक्ट करे। ओके, नेक्स्ट रीजन था ग्रीस्ड राइफल कैटरेज, जो मैं पहले बता चुका हूं कि वो ग्रीस थे किसकी, फैट था जिसके अंदर काउ प्लस पिग का, और दोनों इनको मानते थे अपने लिए बहुत ही शुभ या ऑस्पिशियस एनिमल। ओके, फिर इसमें क्या होता है कि 34th जो नेटिव इन्फेंट्री होती है बंगाल के अंदर वो मना कर देती है, डिफाई कर देती है। उसके बाद 3rd कैवेलरी मेरठ के अंदर वो डिफाई कर देती है, और इसी के साथ 11 एंड 12th रिवोल्ट कर देती है सेम कैवेलरी आपका, और बहादुर जो होता है किंग होता है उस टाइम पे मुगल, उसको मान लेती है खुद का एक रूलर, ठीक है, खुद का रूलर घोषित कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली इसको फैलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बात करता है यहाँ पे कि कौन कौन से वो एरिया थे जो अफेक्टेड होते हैं किसकी वजह से, म्यूटिनीज, जो 1857 के आसपास है, कौन कौन से वो एरिया थे जो मैक्सिमम अफेक्ट करते हैं म्यूटिनीज की वजह से, ठीक है। ऑलमोस्ट ये ज्यादा से ज्यादा फैला था आपका दिल्ली, यूपी और पंजाब के आसपास, इसी एरिया के अंदर जो यहाँ पे रीजन में दिखाया गया इसी के आसपास ये ज्यादा फैला था, ठीक है। ऑल्दो और भी स्टेट्स के अंदर था, और भी जगह पे था, बट वहां पे इसके जो चांसेस थे वो बहुत कम थे, ठीक है, बहुत कम था। तो वो मेजर जगह थी मेरठ, कानपुर, आपका मथुरा, लखनऊ, बरेली, ठीक है, शाहजहांपुर, और दूसरा आपका इलाहाबाद, बनारस और झांसी। ये वो प्रोमिनेंट एरियाज थे जहां पे आपका 1857 के ज्यादा से ज्यादा इंसर्जेस आपको देखने को मिली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसी एरिया के अंदर ज्यादा फैले हुए थे, ठीक है। ऑल्दो स्कार्सली या मेरली और भी एरिया हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो सकता है राजस्थान के अंदर हिमाचल और दूसरी भी जो स्टेट थी उसके अंदर भी था, बट वहां पे बहुत ही कम चांसेस थे उसके ज्यादा स्प्रेड होने के, ठीक है। अब ये भी हमने देख लिया कि कहां कहां पे फैला। अब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ लीडरशिप, रियल के अंदर लीडरशिप कौन कौन दे रहा था जहां जहां पे रिवोल्ट फैले थे। सबसे पहले दिल्ली के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि कौन कहां पे था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली के अंदर थे आपके बहादुर शाह टू, ठीक है, जवान बख्त, प्रिंस मिर्जा, मिर्जा खान और बख्त खान। रियल में दो ही पढ़ाए जाते हैं, बहादुर शाह टू एंड बख्त खान, बट रियल में अगर ऑप्शन के अंदर ये सारे आते हैं तो आपको ऑल ऑफ द अबव में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। कानपुर में सिर्फ नाना साहेब को बताया जाता है, बट रियल में वहां पे राव साहेब, अजीमुल्ला खान और तांतिया टोपे भी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल और उनके पुत्र प्लस अब्दुल्ला, ये एक और पर्सन होते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई प्लस तात्या टोपे, वेरी इंपॉर्टेंट है, तात्या टोपे दो जगह पे, कानपुर प्लस झांसी के अंदर, ठीक है। बरेली के अंदर होते हैं हमारे पास खान बहादुर खान, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। आरा के अंदर होते हैं कुंवर सिंह, ठीक है। फैजाबाद के अंदर होते हैं मौलवी अब्दुल्ला, फर्रुखाबाद के अंदर होते हैं तफजुल हसन खान, बिजनौर के अंदर होंगे मोहम्मद खान, और आपके मुरादाबाद के अंदर होंगे अब्दुल अली खान, और इलाहाबाद प्लस बनारस के अंदर होंगे लियाकत अली, और भागपत के अंदर होंगे आपके शाहमल। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, सारे के सारे आपको लर्न करने की जरूरत है। ओके, अब हमने ये देख लिया कि कहां कहां पे किस तरह से लीडरशिप उन्होंने दी और कौन से एरिया के अंदर वो स्प्रेड था। अब स्प्रेड के बाद हम देखें कि सप्रेशन की अंग्रेजों के इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने कैसे इसको सप्रेस किया, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो सप्रेस किया उसके अंदर था जॉनसन निकोलस, हॉडसन थे वहां पे सेकंड, और कोलन विलोगबाय, ठीक है, ये थे यहाँ पे। फिर कानपुर के अंदर आपके कैंपेल, ठीक है, और ह्यूग व्हीलर, वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ के अंदर आपके कैंपेल, लॉरेंस थे वहां पे, हेनरी थे, हेनरी हेवनलॉक, और फिर यहाँ पे जेम्स आउट्राम और इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पर्सन सारे पूछे जाते हैं कि कौन कौन था और कौन नहीं था। यहाँ पे पूछ लेंगे कि लखनऊ के अंदर कौन कौन से पर्सन नहीं थे, तो वो बता देगा आपको, निकोलसन दे देगा, ह्यूज रॉस दे देगा, कैप्टन नील दे देगा, और साथ में ले देगा हेनरी लेवनहॉक। तो ये आपको तभी पता चलेगा हेनरी हेवलॉक, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि
हर जगह पे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। झांसी के अंदर है ह्यूज रॉस, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी ह्यूज रॉस के द्वारा दी जाती है, पूछा जाता है पेपर के अंदर कि वो कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने झांसी रानी को देखा था। वो बोलता है कि उसके बाल खुले हैं और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। तो ये स्टेटमेंट भी ह्यूज रॉस की है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलाहाबाद और बनारस के अंदर कॉर्नल नील ने वहां पे सबड्यू किया, और अरा के अंदर होता है आपका विलियम टायर और होता है विंसेंट आयर, ठीक है। विलियम टायलर और विंसेंट आयर, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे नाम, ठीक है। उसके बाद अब हमने सारे के सारे एरिया भी देख लिए, बट उसके बाद हमारे को देखने की जरूरत है कि वो कौन से एरियाज थे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया था, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था और क्या वो रीजन हो गए, वो एक अलग बात है। बट पार्टिसिपेशन अगर उनका होता तो शायद जो 1857 का रिवोल्ट था उसके आउटकम कुछ और होते, ठीक है। तो वो पर्सन थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, वो थे गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, ठीक है। सालार जंग आपके हैदराबाद के अंदर थे, जंग बहादुर नेपाल, बेगम ऑफ भोपाल सिख, और दीपांकर राव सिंधिया क्लैन के जो थे वो, और साथ में इंडियन इंटेलिजेंसिया क्लास, जो इंटेलिजेंस मतलब जो भी पीपल एक हाई लेवल के प्रोफेशन के ऊपर थे या हाई लेवल की पावर के ऊपर थे, उनका किसी भी तरह का वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ये वो पर्सन है जो पावरफुल पर्सन थे उस टाइम पे। गुलाब सिंह कश्मीर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, सालार जंग हैदराबाद के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सन है, और जंग बहादुर नेपाल, इन्होंने भी कोई भाग नहीं लिया, और बेगम ऑफ भोपाल प्लस 6, और दीपंकर राव जो सिंधिया क्लैन के थे, ठीक है। ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। उसके बाद हमारे पास है नेचर। अब ये बताते हैं कि इसके ऊपर स्टेटमेंट्स क्या क्या थी, अलग अलग लोगों ने इसकी स्टेटमेंट क्या थी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, जितना भी वेरी लिखा जाए उतना कम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसराइली की यहाँ पे स्टेटमेंट है कि नेशनल रिवोल्ट, ठीक है। एलन ब्रो की यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है लेजिटिमेट वॉर। एलन ब्रो आपके पास एक गवर्नर जनरल, ठीक है, क्या है, गवर्नर जनरल, उसका आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। यही वो पर्सन है जो 1842 टू 44 के आसपास था, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जस्टिन मैकार्थी, इसका था अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री ग्रीवियंसेस, नेशनल हार्ट्रेड एंड रिलीजियस फेनेटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, याद करना पड़ेगा सारा का सारा, ठीक है। फिर चार्ल्स बॉल की यहाँ पे स्टेटमेंट है द रिबिलियन ऑफ होल पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है फॉन विले की यहाँ पे है ऑल क्लास रिबिलियन। कैनिंग, ये वही कैनिंग है, वॉइसरॉय कैनिंग, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड है आपका हमारा यहाँ पे 1858 टू 62। इसने क्या बोला है, अ रिबिलियन बाय द ब्राह्मणाज रिलीजियस प्रिटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है मेजर हैरियट। मेजर हैरियट बोलते हैं अ कॉन्स्पिरेसी बट हैड इट्स रेमिफिकेशन थ्रू आउट द पैलेस एंड सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके मीनिंग समझने हो तो मीनिंग भी आप समझ सकते हैं कि ये बोलने की कोशिश करता है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, इस तरह का षड्यंत्र जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है हर जगह पे, महलों के अंदर भी और शहरों के अंदर भी, ये बोलने की बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ बोलता है यहाँ पे डिसकंटेंट मैनिफेस्टेड थ्रू स्पॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसी जोशी का मानना है यहाँ पे कि द सोर्स स्प्रिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, द सोर्स स्प्रिंग इन द नेशनल मूवमेंट, ओके। अशोक मेहता का मानना है द रिबिलियन ऑफ 1857 वाज मोर देन मोर स्पॉयमिलिटी एंड इरप्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरसी मजूमदार एसएन सेन का मानना है नॉट ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। आरसी मजूमदार का है नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। वी डी सावरकर जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला था, ठीक है। एरिक स्ट्यूक यहाँ पे जिसने बोला था एलिस्टिस इन कैरेक्टर, ओके। लॉरेंस एंड सीले का मानना था मोर्स कम्युनिटी। एच.आर. होम्स का मानना था अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बेनिज्म, ओके। जेम्स आउटरम का मानना था अहमदम कॉन्फ्रेंसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवियंसेस। और पर्सिवल स्पेयर का मानना था 3 फेजेस ऑफ द रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही चारा है, लर्न, याद करने पड़ेगी। स्टेटमेंट्स डायरेक्ट पूछी जाती है कि इसके ऊपर ये स्टेटमेंट किसकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है इम्यूनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन सी वो इम्यूनिटीज थी जिन्होंने भाग लिया था। वेल्लोर इम्यूनिटी 1806 के अंदर, इम्यूनिटी 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट 1824 के अंदर, रिवोल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी,
रिवोल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी 1825 के अंदर, म्यूनिटी ऑफ शोलापुर 1833 के अंदर, म्यूनिटी 34th नेटिव इन्फेंट्री की 1844 के अंदर, ठीक है, 22nd नेटिव इन्फेंट्री 49 के अंदर, 66 नेटिव इन्फेंट्री आपके 1850 के अंदर, और लास्ट 37 नेटिव इन्फेंट्री 1852। वेरी इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी और कौन कौन सी भाग ले रही थी वो सारी के सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सिर्फ क्रीम मटेरियल है सारा, ये तो आपको इसी तरह से ही याद करना पड़ेगा तो ही बात बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स जो किसके द्वारा लिखी गई, ऑल्दो कुछ लोग या कुछ बुक्स होंगी वो आपको ऑलरेडी पता होंगी, पर जो कुछ यहाँ पे ज्यादा दी है वो ये है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, ये लिखी है T.R. होम्स के द्वारा, ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ स्पोय इन इंडिया, J.W. काय, ठीक है। उसके बाद है इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857, G.B. वॉल्सन, ठीक है। 1857 S.N. सेन, ठीक है। द स्पोय रिवोल्ट, इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, H. मीड के द्वारा, ठीक है। और इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, V.D. सावरकर के द्वारा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीजें थी जो रिलेटेड है हमारे 1857 से रिलेटेड। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी इस रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स के बारे में बताया गया है, इसके लिए आपको मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग प्लस इसके ईयर, फॉर्मेशन के ईयर प्लस लीडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर वेरियस बुक्स जो मैंने 1857 के ऊपर बताए बुक्स, ऑल्दो जब आप अलग एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे और अलग एग्जाम के अंदर देखेंगे या PYQ करेंगे, PYQs, तो उसके अंदर कुछ बुक्स और भी होंगी जो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि सारी की सारी बुक्स आप याद कर पाए कि किसने कौन सी लिखी है, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूसली रिवीजन, और जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप पे बुक्स मिलती रहेगी। तो यही इसका बेस्ट तरीका है जिसमें हमने 1700 से लगभग 1947 तक के इंपॉर्टेंट जितने भी रिवोल्ट वहां पे हुए A to Z मैंने करवा दिए हैं, सारा का सारा मटेरियल के अंदर, किसी और बुक को रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप चीजें आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा कि चीजें किस तरह से कनेक्टेड है। बस सिर्फ आपको ईयर, लीडर और किस रीजन के अंदर था यही करना है, इसलिए ये दोनों आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, प्री प्लस मेन के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि मेंस के लिए भी कुछ चीजें मैंने इसमें बता दी है। और अगर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से करना हो तो फिर आप अदर बुक्स को भी पढ़ सकते हैं या खुद गूगल करके किसी अनदर सोर्स से भी ये चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू।